गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लिए हमने टॉपिक रखा है वेक्टर और बोर्ड एग्जाम्स की जो आपके रिपीटेड क्वेश्चनों की तैयारी के साथ साथ वन शॉट के अंदर कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी के लिए हमने अपना प्रोग्राम रखा था, जिसके अंदर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राज बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल वन शॉट क्विक रिव्यू। और साथ में हमारा टॉपिक रहने वाला है वेक्टर। वेक्टर यानी सदिश बीजगणित हम पढ़ने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको इसके लिए मैं लेके आया हूँ एक ब्लूप्रिंट, जिसको आप अगर देखोगे तो आप समझ पाओगे कि इसके अंदर से हमारे पास आने क्या क्या वाला है। पहली बात तो बता दूं, टोटल 7 नंबर का ये अपने आने वाला है 7 मार्क्स के अंदर। और ख़ास तौर से इसमें जो क्वेश्चन होगा मैंने क्राइटेरिया सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट के हिसाब से बताऊं तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस होता है, जिसके अंदर से अपने 3 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। कुछ ज्ञानोपयोग के हैं, कुछ कौशल के हैं, कुछ आपको उस तरह के बहुविकल्पी मिलेंगे। आप तो इतना याद रखिए 3 बहुविकल्पी मिलेंगे, 3 नंबर के आएंगे। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक एक क्वेश्चन मिलेगा जो भी आपके 1 मार्क्स का होगा। इसी तरह से वेरी शॉर्ट आंसर, यानी इसका मतलब है आपके जो बहुत छोटे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी एक ही क्वेश्चन आएगा। एक होता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर बता दूं ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है और एक इसका क्वेश्चन आने वाला है जो कि 2 नंबर का होगा। तो कुल मिला के जोड़े तो 3 और 2 5 और 2 7, कुल मिला के 7 नंबर का आने वाला है। जबकि क्वेश्चन आपके कितने आएंगे इसके अंदर से 6, ऐसा कि ब्लूप्रिंट में बताया गया है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। अगर आपको कुछ ऊपर नीचे भी दिखे तो इसमें देखो होपलेस मत होना, जितना है उतना। अब देख लीजिए अपन करते हैं इसकी तैयारी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीपली पढ़ने का टाइम है वो तो है नहीं है, तो इसमें हम वीडियो भी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। बाकी हम करेंगे इसके अंदर वन लाइनर टाइप में, जितने भी कॉन्सेप्ट है एक बार सरसरी निगाहों से देखेंगे। बाकी का जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसके अंदर से डीपली उसे पढ़ सकते हैं। ये कलेक्शन जैसा भी है, हमने जो भी कंटेंट हमको आसान लग रहा है वो कैप्चर करके किया गया है। बाकी का पूर्णतः हम इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही करेंगे। देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी जो NCERT की बुक है, खास तौर से ये आपकी जो NCERT की बुक्स हैं उसके अंदर से सदिश बीजगणित का देखो हमने ये कंटेंट लिया है। क्या बोला जाता है कि सदिश कहते किसे हैं, अगर इसके बारे में अगर अपन देखें तो जनरली अपन सब जानते ही हैं कि यहाँ पे सदिश की अगर बातें पहली ही लाइन लिखी गई है, एक ऐसी राशि जिसमें क्या हो, परिमाण हो, दिशा हो, दोनों हो, सदिश कहलाती है। अच्छा, तो सदिश कहलाती है तो एक ही दिशा में मात्रक सदिश निकालने के लिए देखो मैं आपको बता दूं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। मैं आपको इसके देखो पेज नंबर यहाँ पे लेके चलता हूँ। वो डेफिनेशंस में आपको NCERT ने जो कैप्चर किया है उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ NCERT की लाइनों को। देखो देख लेते हैं एक बार, देखो क्या है इसमें NCERT की लाइनें। मात्रक सदिश किसी का निकाल रहे हो तो A कैप कहलाता है, A वेक्टर के नीचे उसी के परिमाण का भाग लगा दे। सवाल ये उठता है कि परिमाण कैसे निकलता है, तो मैं आपको बता दूं, कोई मेरे पास इस तरह से अगर कोई सदिश दे रखा है तो उसका परिमाण आसानी से मैं निकाल सकता हूं। मैग्नीट्यूड परिमाण जिसमें दिशा नहीं होती है, तो इसके I, J, K और इनका आप जब स्क्वायर कर दोगे, I कैप के गुणांक, J कैप के गुणांक, K कैप के गुणांक का, तो आसानी से आपका निकल सकता है। फिर देखो थोड़ी सी लाइनें ऊपर नीचे करी हुई हैं। कोई बिंदु PXY होता है, उसका स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर किससे निकाला जाता है, मूल बिंदु से, तो OP वेक्टर कहलाता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इसके जो कोऑर्डिनेट है इसको I कैप, J कैप, K कैप क्रमशः दे देना। I कैप एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है, जबकि J कैप वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है, और कह सकते हैं कि K कैप जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है। अगर ऐसी कंडीशन में इसका कोई परिमाण निकाल बैठेगा तो परिमाण कितना आ जाएगा, रूट के अंदर x² + y² + z², जहाँ पे O को क्या लिया गया, मूल बिंदु लिया गया। अच्छा देखिए, कोई भी एक सदिश होता है, सदिश के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो सदिश के अंदर क्या होता है, 2 तरह के घटक चलते हैं। कोई भी एक सदिश है तो उसके अंदर कितने तरह के घटक चलते हैं, 2 तरह के घटक चलते हैं। एक होता है सदिश घटक और एक होता है अदिश घटक। मैं आपको इस तरह से बताना चाहूँगा, मान लो कोई सदिश अपना ऐसा था xi, yj और z के, तो ऐसे में मैं बता दूं, अगर अदिश घटक की बात करोगे, कौन सा घटक, अदिश घटक,
है ना, एक होता है सदिश घटक। तो अदिश घटक में सिर्फ जो ये कोऑर्डिनेट टाइप की चीज़ होती है ये हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड अदिश घटक बनेंगे। जबकि आप इनको पूर्णतः आई कैप जे कैप के कैप के साथ लिखोगे तो ये बन जाएंगे आपके सदिश घटक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि अदिश घटक इसके क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं, क्रमागत अक्षों के साथ प्रक्षेपों को निरूपित भी करते हैं। तो प्रक्षेप वाला कंटेंट भी आपके आगे आएगा इसी के अंदर, देख लीजिए। यहाँ पे कुछ सूत्रों को दिया गया है, जैसे कि देखो खंड से सूत्र दिया गया है, एक बिंदु आर अगर ऐसा स्थित है, इसके लिए क्या दे रखा है, जो बिंदु P और Q जिनके सदिश क्रमशः A और B है। अब मैं बता दूं इसका डायग्राम बेस है, डायग्राम बेस में आप अच्छे से कवर कर सकते हो। फिलहाल आपको अंतःविभाजन का सीधा सूत्र याद रखना है, M/N है। अब इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि मान लो ये है P, ये है Q, समझने की कोशिश करना, ये है P बिंदु, ये है Q, और ये मैं बोल दूं इसका ओरिजिन पॉइंट O हो गया। तो यहाँ से इस तरह से आ रहे हैं, ये O के साथ P का जो रिलेशन है वो A वेक्टर बना रहा है, ये देखो इसका स्थिति सदिश है वो B वेक्टर बना रहा है। और मैं बता दूं यहाँ पे कोई R इनके इंटरनली आ रहा है, तो ये R पॉइंट अपना जो वेक्टर बनाता है, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर बनाता है, ये इसको M/N में डिवाइड करते हैं। तो बड़ा आसान है, जो अनुपात M है वो दूसरे सदिश को दो, जो अनुपात N है वो पहले सदिश को दो। तो MB प्लस NA आप ऐसा बोल सकते हो, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, नीचे अनुपातों का योग कर देना। भाई हमें कुछ नहीं, इसी का साइन आपको नेगेटिव करना होता है, तो आसानी से आप इसका निकाल सकते हो। इसमें से एक सूत्र और गायब है, जिसका मैं बोल दूं मध्य बिंदु किसी को निकालना हो, अगर R वेक्टर क्या है, एक तरह से मध्य बिंदु का काम करे, मिड पॉइंट का काम करे, तो आप उसको बोल सकते हो A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2। देख लीजिए। अब इसमें एक चीज़ और है, जब अदिश गुणन सदिश गुणन हम समझेंगे तो ये प्रक्षेप बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो इसलिए अपन देखो अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि A वेक्टर B वेक्टर के अनुदिश अगर प्रक्षेप निकाला जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, A वेक्टर B वेक्टर के अनुदिश प्रक्षेप निकालते हो तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन B होता है। देखो A का B पर प्रक्षेप तो B नीचे होता है, ऐसे याद रखना, B की लंबाई है वो नीचे आ जाएगी, A का B के अनुदिश प्रक्षेप कहलाएगा। अब देख लीजिए जरा इसके अंदर अगर हम बातें करें तो एक आता है आपका अदिश गुणन। सबसे कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अदिश गुणन क्यों कहते हैं, क्योंकि A डॉट B को करने से एक अदिश राशि प्राप्त होती है, यानी एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। क्या होता है, संख्यात्मक मान। बड़ा आसान है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर को A वेक्टर का परिमाण फिर B वेक्टर का परिमाण और ये क्या जाएगा कॉस थीटा। तो शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर यानी AB कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर सदिश गुणनफल करते हैं तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो A क्रॉस B करने से हमें क्या मिलता है, एक सदिश राशि प्राप्त होती है। कैसी राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो सीधा से याद रखना, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो साइन थीटा आता है और साथ में एक एकांक सदिश और आता है जो कि आपके A क्रॉस B के लंबवत होता है। यहाँ पे बोला गया है एन कैप एक मात्रक सदिश है जो कि A और B को अंतर्विष्ट करने वाले तल पर लंबवत होता है। तो समझ गए आप, एन कैप क्या होता है, दक्षिणावर्ती पद्धति से निर्मित होता है, यानी ये कंक्लूजन का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, एक सर्किल रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लो ये I है, ये वाला J है, आगे आएगा कंटेंट मैं बताऊंगा आपको। ये तो I का J से जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो K कैप के लंबवत, इनके सदिश K कैप लंबवत होता है। जब J क्रॉस K करते हो तो I हो जाता है, जैसे K क्रॉस I करते हो तो J हो जाता है। सामान्य तौर पे देखो यहाँ पे बोला गया है दो सदिश दे रखे हैं और दो सदिशों में एक लैम्बडा एक अदिश भी दे रखा है। तो दोनों को जोड़ने की बातें करता है तो आप इस तरह जोड़ सकते हो, और दोनों को घटाने की बातें करता है तो देखो आई कैप वाले आपस में जुड़ते हैं, ए और जे कैप वाले आपस में जुड़ते हैं, और के कैप वाले आपस में जुड़ते हैं, तो A3 B3 के कैप। इसी तरह से इनको घटाया भी जा सकता है, यानी इनका एक तरह से हम कहते हैं कि इनका अगर हमें इनका हमें माइनस करना हो तो माइनस भी आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक की स्टोरी तो जैसे भी थी आप कैप्चर कर सकते हो। कुछ टॉपिक लिए हैं जो अपन ने इस तरह से लिए, आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। देखो यहाँ से आप दिमाग लगा के समझना, सारी चीज़ें केसेस आप एक तरफा आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो दो सदिशों का अदिश गुणन जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों के लिए हम देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बिंदु गुणन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु गुणन भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये एक सदिश है जैसे कि मान लो ये B वेक्टर है, और ये एक सदिश है जैसे कि मान लो ये A वेक्टर है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। सीधा ध्यान देना, मैग्नीट्यूड A कर लेना, उसका परिमाण लेना, B लेना, उसका परिमाण लेना, कॉस थीटा कर देना, यही क्या कहलाएगा, दो सदिशों का बिंदु गुणन कहलाएगा। ये बिंदु आ रहा है देखो यहाँ पे, इसलिए डॉट बोलते हैं इसको, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB कॉस थीटा। अब मैं बता दूं कुछ विशेष स्थितियाँ बनती है बिंदु गुणन की, यानी कुछ स्पेशल केस देता है जिनके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो ये क्या क्या कहना चाह रहा है। आप कुछ इस तरह से ध्यान देना इसके अंदर, देखिए जरा अपन इसमें से कुछ चीज़ों को कैप्चर करेंगे।
यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं आपसे सिंपल कहना चाह रहा हूँ, आप जैसा कह रहा हूँ वैसे ध्यान देना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आपने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा लिखा है। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कर सकता हूँ ना कि कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। कैसे करेंगे, ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इन्हीं के नीचे इनके मैग्नीट्यूड का सप्लाई आपको कर देना है, यानी डिवाइड लगा देना है। तो इस तरह से आप आसानी से इसका क्या बोलते हैं, आराम से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है, बच्चों से ऐसे कर दिया जाता है थीटा निकालिए, तो आप इसको कॉस इनवर्स क्या कर सकते हैं, साथ में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना, नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आप ये दो चीज़ तो ये भी देख सकते हैं। अभी मैं फिलहाल बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ केसेस रखे गए हैं। यदि थीटा ही जीरो हो तो ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ क्या होता है, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस वजह से देखो आपको एक नया केस मिल जाता है जिसको बोलते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर कभी भी ऐसा केस आ जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी सामान्य तौर पर इसको ए भी लिखा जा सकता है। अब देख लीजिए थीटा जीरो होता है, जीरो के अलावा वो पाई बाई टू भी तो सकता है। पाई बाई टू होते ही कॉस कितना हो जाएगा, अपने आप में कॉस हो जाएगा जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाता है। और यही केस किसके कहलाती है, यही केस किसके कहलाती है आपके, कि हम कह सकते हैं दो वेक्टर परस्पर, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, लंबत है किसके, बी वेक्टर के। तो ये लंबत होने की कंडीशन हमारे पास आ जाती है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में अगर थीटा बराबर पाई की कंडीशन बन जाए तो विपरीत समांतर कहलाते हैं। विपरीत समांतर मतलब पाई का मतलब होता है एक वेक्टर इस दिशा में, दूसरा वेक्टर इस दिशा में, 180 डिग्री, यानी इनके बीच में पाई बन जाता है। ऐसी कंडीशन में आप खुद रख के देख सकते हो, इसके अंदर क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब आप रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी कॉस, और कॉस यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब माइनस के ए बी। तो दो वेक्टर आपस में कैसे कहे जा सकते हैं, दो वेक्टर आपस में किस तरह के कहे जा सकते हैं, दो वेक्टर आपस में एक दूसरे किस तरह से रिएक्शन देंगे, यानी माइनस ए बी के समतुल्य होंगे। देखो ये केस आगे डिराइव किया गया है, यहाँ पे वैल्यूज रखी गई है, माइनस का ए बी हमारे पास आ जाता है मैग्नीट्यूड, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कॉस पाई का मान कितना है, -1 है। तो ये केस बन जाता है, इसको भी आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तीसरे केस पे चलते हैं। अगर मान लो दो वेक्टर आपस में ऐसे हो कि समान ही वेक्टर हो, तो ऐसी स्थिति में देखिए ये भी ए हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ए का परिमाण, इसका परिमाण। अब यहाँ पे समान है तो उनके बीच में 0 डिग्री काम करेगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं और इसको मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। देखो यहाँ पे एक केस दे रखा है, इसको आप रट्टा मान लीजिए, इसको ए स्क्वायर भी बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ कि ए स्क्वायर लिख रहा हूँ तो ये काम में भी आने वाला है आपका, ये ध्यान रखना। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने देखा आई डॉट आई, ये भी एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग है, ये भी एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होते हैं, आपस में 1 होते हैं। इसको भी अपन यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही आएगा मैग्नीट्यूड। ये होते हैं एकांक सदिश, एकांक सदिश हमेशा अपना परिमाण क्या देते हैं, एक ही देते हैं, और ये होता है cos 0। तो देखो ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, तो ये क्या हो जाएगा, एक। अब देख लीजिए जरा यहाँ पे थोड़ा सा केस और देखते हैं। अगर मैं कह दूं कि मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहा हूँ तो ये मुझे मिलेगा ए बी कॉस थीटा, और मैं कह दूं कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर रहा हूँ तो ये मिलेगा बी ए कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो ये दोनों चीज़ें बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि जो अदिश गुणन होता है वो कैसा होता है, क्रम विनिमय होता है। कैसा होता है भाई, क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये केस बन जाता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे कॉस थीटा का, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ आपको आगे, कि कॉस थीटा में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, बस इन वेक्टर के नीचे इनके मैग्नीट्यूड को ट्रांसफर कर देते हो। दिमाग लगाओ थोड़ा, कि मैंने आपको बताया था कि ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर के नीचे उसके मैग्नीट्यूड का परिमाण का भाग लगा दिया जाए तो क्या आता है, ए कैप, और ये आता है बी कैप। तो इस केस को भी आप दिमाग में रखोगे। अब बातें करते हैं क्या, कि अगर मुझे दो वेक्टरों को जोड़ना हो तो क्या करेंगे, दो वेक्टरों को गुणा करना हो तो क्या करेंगे। देखो दो वेक्टरों को हम गुणा कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अब हमेशा याद रखना कि जब आई है वो आई से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर आई जे से 0 देगा, आई के से 0 देगा। तो यानी सिर्फ आपको ये दिमाग रखना है, आई वाले को आई से करना, 0 वालों को काउंट ही मत करो, जल्दी हो जाएगा काम। जे से जे को करना और के से के को करना। तो बताओ A1 B1 आई वाई वाले हो गए, जे वाले कर दो A2 B2 और के वाले कर दो A3 B3। तो दो वेक्टरों का गुणा आपके काफ़ी अच्छा काम में आने वाला है, तो आप इसको दिमाग में रखेंगे। अब आ जाइए जरा, क्या बोल रहा है ये देख लीजिए। दो के बीच में कोण निकालने का फॉर्मेशन बताया गया है। तो मैंने आपको बताया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो A1 B1 A2 B2 और क्या हो जाएगा, A3 B3 हो जाएगा। इसके नीचे मैग्नीट्यूड ए का परिमाण आप जानते ही हो अच्छे से, A1 पे स्क्वायर, B1 पे स्क्वायर, C1 पे स्क्वायर। और दूसरे वेक्टर का जब परिमाण निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसमें कुछ केसों को थोड़ा सा अलग माना गया है, A1I A2J A3 के इस तरह से माने गए हैं। मैं इसमें ऊपर वाले की तरह कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अपने हिसाब से डिप्लोमेटिक केस होते हैं।
जैसे भी आपने पढ़े हुए हैं, मैं इन दोनों वेक्टर की तर्ज पे कर रहा हूँ, इनके बीच में जो आपको मैं कोण निकाल के बता रहा हूँ कॉस थीटा का। तो देखो a1 b1 हो गया, a2 b2 हो गया, a3 b3 हो गया, इसी के अलावा a1 पे स्क्वायर, b1 पे स्क्वायर, c1 पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा a2 पे स्क्वायर, b2 पे स्क्वायर, c2 पे स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन अलग अलग है, दोनों वेक्टर अलग अलग है, तो इसमें a1 a2 इससे कंफ्यूज आपको होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखो हमारे पास कोस थीटा हमारे पास आ जाता है। अब आती है बात एक दूसरे पर प्रक्षेप की, एक सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप। देखो एक डायग्राम बनाया गया, इसी से एलिब्रेट किया गया है, मैं इसमें आपको पंगा करने की इजाज़त नहीं दूंगा, टाइम है कम, तो आप ऐसे याद रखना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। तो इसको आपने क्या लिखना सीखा है, इसको आपने क्या लिखना सीखा है, मैग्नीट्यूड ए अपॉन मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, यही लिखना सीखा है ना। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या करना है। देखो ज़रा, अगर इस डायग्राम को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको सिंपल सा प्रक्षेप के लिए एक ही चीज़ याद रखनी है, प्रक्षेप का मतलब होता है शैडो। जैसे कि ये यहाँ पे कोई वेक्टर है, मैं यहाँ टॉर्च से इस पे फोकस डालने का कष्ट करता हूँ, तो ये नीचे की तरफ इसकी छाया बनती है, इस छाया को ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तो इसमें दिमाग लगाने वाली कोई ऐसी खासा बात नहीं है। इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है, ज़रा आप देख सकते हो, ये 90 डिग्री है, तो ये वाले हिस्से को आप क्या बोलोगे, कर्ण बोलोगे, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनिस। और मैं बता दूं ये वाला जो थीटा है, थीटा के सामने ये वाली जो आपके पास आ रही है, इसी को बोलोगे परपेंडिकुलर यानी लंब। तो आप देख सकते हो ये वेक्टर हो गया, ये अपने पास ये हो गया। अब कोस थीटा, कोस थीटा के लिए मुझे आधार की आवश्यकता हो रहा है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो अपने पास आधार कॉस थीटा जब मैं निकालूंगा तो इसके अंदर केस भी इसी तरह से बनेंगे। और जब ए का बी पर प्रक्षेप, देखो मेनली आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ए वेक्टर का, इसको याद रखना आप, तो बी पर प्रक्षेप, आप दिमाग मत लगाइए, इसको पढ़िए सीधे। ए का बी पर प्रक्षेप कहे तो देखो आप यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आ रहा था, ए डॉट बी तो आ ही रहा है ना, तो ये लिखना आप ए डॉट बी, ये तो आपको लिखना ही है, लिख लिया ये। अब मैं बता दूं ए का बी पर, तो याद रखना जिस पर आ रहा हो उसके नीचे उसी वेक्टर को रखना है। देखो आप यहाँ पे आ जाओगे, ए का बी पर, तो नीचे बी पड़ा है ना, देखो वही चीज़ आ गई। और ऐसे ही बी वेक्टर का आपसे यूँ बोल दे ए पर प्रक्षेप, तो ए पर प्रक्षेप में आप सीधा याद रखो ए पर, तो फटाक से इसके मैग्नीट्यूड को नीचे ले आओ, किसका, बी का, तो ऊपर तो वही आता है ए डॉट बी। एक्चुअलिटी बता दूं कि यहाँ पे आप जब ये ऐसे निकाल रहे होते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे जाता है मैग्नीट्यूड ए, यहाँ बच जाता है बी कॉस थीटा, तो यही कहलाता है बी का ए पर, ये जिसके साथ कॉस थीटा आता है यही कहलाता है बी का किस पर, ए पर, बी वेक्टर का ए पर प्रक्षेप। तो जो पर लगा आ जाए वो नीचे आता है, आपको इस तरह से याद रखना है। लंब के लिए कंडीशन मैं पहले ही बता चुका था, ये लंब के लिए कंडीशन हो जाती है। अब थोड़े से बात करेंगे कि अगर दो वेक्टर परस्पर समांतर होते हैं तो सीधा आपको केस याद रखना है बेटा, जब भी दो वेक्टर आपस में समांतर होंगे तो याद रख लेना उनमें ये रिलेशन मिलेगा, खासा कई बार ये आ भी चुका है, तो आप याद रखना a3 अपॉन क्या कर देना, b3 कर देना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं। देखो a1 अपॉन b1, a2 b2 और a3 b3 के बराबर होंगे। अब इसके सवालों को समांतर के लिए अपन दो तरह से कर सकते हैं, वो आपको मैं क्वेश्चन के अंदर बता ही दूंगा। दो सदिशों का, अब आता है हमारे पास सदिश गुणन। सदिश गुणन क्या होता है, सदिश गुणन में देखो आपको मैं बता देता हूँ, सदिश गुणन के अंदर क्या करते हैं हम, क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे हम, क्रॉस करेंगे। तो सदिश गुणन के अंदर जब हम क्रॉस करेंगे तो देखिए सदिश गुणन में क्या चलता है, अपन इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, क्रॉस करते समय आप एक तो याद रखें उसी की तरह मैग्नीट्यूड्स आएंगे, पर साइन थीटा आएगा और एक एन कैप आएगा। ये एन कैप क्या है, लंबवत सदिश है, जो कि किसके डायरेक्शन के लंबवत होता है, ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अब मैं बता दूं एन एक एकांक सदिश होता है, जो कि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर पे परस्पर क्या होता है, लंबवत होता है, यानी ये बंदा इन दोनों पर क्या होता है, लंबवत होता है। सदिश गुणन की विशेष स्थितियां, देखो कुछ विशेष स्थितियां किससे बनती हैं, सिंपल सी बात है, अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना पड़े, एन कैप का मान निकालना पड़े, या थीटास को मेरे को बार बार जीरो करने पड़े, तो सबसे पहले तो हम 0 डिग्री 180 डिग्री के लिए देखते हैं, 0 या 180 हो, साइन हमेशा 0 होता है, तो ए क्रॉस बी परस्पर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट में त्रिज्या गुणन में हम कह सकते हैं कि
थीटा बराबर 0 या 180। अब देखो 180 तो एक तरह से संरेख का काम करेगा, समांतर का काम करेगा। तो समांतर वाली स्थिति में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या करना है, आपको 0 करना है। यही एक रीज़न होता है कि जब इनके बीच में थीटा 0 है तो आप इसलिए कह सकते हो कि जब सेम वर्सेज सेम होगा तो इनका वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इनके बीच में थीटा क्या हो जाएगा, 0, जिससे साइन इफेक्टेड होगा और थीटा 0। देखो मैंने बताया था ना, एक सर्किल बनेगा, आई का जे से करना। अगर इस दिशा में आप फॉलो करते हो तो आपको जो बच गया वो वाला करेक्टर आता है। इसलिए आई और जे को जब करते हो तो के आता है, जे और के को करते हो तो आई आ जाता है, के और आई को करते हो तो जे आ जाता है। एक केस और बता देता हूँ मैं आपको। जब आई को जे से कर रहे हो, आई को जे से कर रहे हो तो क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है। पर याद रखना अगर आपने उल्टा कर दिया तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा, जे को आई से कर दिया तो याद रखना ये माइनस के कैप होगा। डायरेक्शन चेंज होने से इस पे इफेक्ट आ जाएगा, जो कि केस नीचे। रीजन सिंपल सा यही है कि आपको दो फॉर्मेशन इस तरह से, जैसे हम कह सकते हैं इस तरह से, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ये फॉलो करता है। दक्षिण अस्त का नियम इसमें काम करता है। और सिंपल सा केस मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो आप, अगर ये दो वेक्टर हैं, जैसे कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर हमने अपनी हथेली को इस तरह से रख दिया है ना, हथेली को दाएं हाथ का नियम बोलते हैं, ऐसे हथेली को इस तरह से ए वेक्टर के अकॉर्डिंग रख दिया और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को इस तरह से फोल्ड करने की कोशिश की, तो ये जो एन कैप है वो ये अंगूठे की डायरेक्शन में होता है। ये एन कैप आपको, जो मेरा ये मार्कर है, इस डायरेक्शन में मिलेगा। एन कैप आपको बाहर की ओर मिलेगा। अगर बाहर की ओर मिलेगा तो ये धनात्मक होगा। और अगर आपने डायरेक्शन उल्टी कर दी, फिंगर्स को बी वेक्टर के अकॉर्डिंग रख दिया है ना, इस तरह से, इस तरह से ध्यान देना। अब इसको मोड़ूंगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी ए क्रॉस बी करोगे तो एन कैप, और आपने बी क्रॉस ए कर दिया तो माइनस एन कैप इसमें वर्क करेगा। यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये सारा केस अपने पास आ जाता है। अब आपको बता देता हूँ कि अगर थीटा बराबर π/2 हो जाता है तो हमारे पास क्या केस है। अगर थीटा का मान, देखिए आप हमेशा ऐसे पढ़ने की कोशिश करें इसको कि साइन थीटा एन कैप, ये किसका है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और ये किसका क्रॉस होता है, इसका क्रॉस होता है। तो सामान्य तौर पे क्या होता है कि आप इन सब के मैग्नीट्यूड ले लीजिए। मैग्नीट्यूड जब ऑलरेडी उसका आ चुका है तो दो बार मैग्नीट्यूड लेने की ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा का मैग्नीट्यूड जब आप करोगे तो साइन थीटा तो एक गणितीय वैल्यू है, ये अपना मान ऐसे ही देगी। एन कैप का मैग्नीट्यूड करोगे तो ये वैल्यू ऐसे ही आएगी। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड हम कर देते हैं। देखो साइन थीटा ऑलरेडी धनात्मक था, ये ऑलरेडी धनात्मक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाता है वो ऐसे आ जाता है। एन कैप का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी जब भी आपसे साइन थीटा का मान निकलवा लिया जाए, यानी एंगल पूछ लिया जाए, यानी कोण पूछ लिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, जो ए क्रॉस बी करते हो उसका मैग्नीट्यूड निकाल करके उसमें पर्सनल ए और पर्सनल बी के मैग्नीट्यूड्स का डिवाइड लगा देना, तो आपका काम हो जाएगा। अभी देखो हम किसी त्रिभुज के बारे में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि अगर कोई त्रिभुज वाला केस दे तो आप किस तरह से करोगे। आप तो यूँ मान के चलिए, कोई भी त्रिभुज अगर इस तरह से आपको दे दिया जाता है, ओ बी ए, इसका तो स्थिर सदिश ओ ए है, इसका स्थिर सदिश ओ बी है, और ये इसकी ऊंचाई का काम करती है, करती नहीं करती है। तो आपको तो सीधा याद रखना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 क्या हो जाएगा, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्रॉस वाला, ए क्रॉस बी के। और इसी से हमारे समांतर चतुर्भुज का भी हम आसानी से निकाल सकते। देखो ये कुछ संरेख के लिए केस दे रखा है, आपको ये ट्रिपल पड़ेगा, थोड़ा इसका यूज एबीसी संरेख है उसके बारे में बताएगा। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर आ जाए तो वो केस कहलाता है संरेख। तो आपको ये भी पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये केस, ए वेक्टर बी वेक्टर के तल के लंबवत, ए वेक्टर बी वेक्टर के तल के लंबवत, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर है। तो आप याद रखना, ए और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश एन कैप अगर आपको निकालना पड़े तो एन कैप याद रखना, प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है। निकालने का तरीका यही रहेगा, क्रॉस के अंदर इनके मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा देना है, इनके मैग्नीट्यूड का क्या कर देना है, डिवाइड। मैं बता दूं, आप ऐसे पढ़ लो इसको तो, कि एन वेक्टर है ना वो ये होता है, एन वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर। अब आपसे कोई एन कैप कहेगा तो ऊपर तो आप क्या करोगे, जो वेक्टर है वही लिखोगे, नीचे क्या करते हैं अपन, उसका परिमाण। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, सीधा याद रखना। अच्छा सवाल है, फंस जाता है कई बार।
फिर आता है समांतर चतुर्भुज। आप भी जानते हो 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं कर दूं तो मुझे समांतर चतुर्भुज मिल जाता है। 2 गुणा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड लगाते हैं यानी धनात्मक क्या आता है, ये हमेशा मोड लगा देना, तो यहाँ पे ये आपका क्षेत्रफल आ जाता है। अभी यहाँ पे हम एक केस और देखेंगे कि पर्सनली दो वेक्टर्स को जब क्रॉस करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं बता दूं, आपको थोड़ा डायरेक्ट करना आना चाहिए क्रॉस। दो नियम है इसके, ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है। एक तो डिटर्मिनेंट रूल है, सबसे आसान है, जो कि नीचे इसने भी बताया, आई कैप जे कैप के कैप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये लिखोगे A1 B1 C1 और अगला आएगा A2, सॉरी इसने A1 इसमें ही दे रखा है, हम तो नीचे वाले के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखो A1 A2 A3 ये दे रखा है, तो अपन को बस यही काम करना है कि हम भी इसके अंदर A1 A2 A3 लिखेंगे। पहला A1 A2 A3 हो गया, B1 B2 B3 हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, आपको आसानी से वेक्टर मिल जाएगा। एक तो क्रॉस करने का तरीका होता है ये सबसे आसान, और मैं भी इसी को यूज करूँगा। बाकी का इसमें थोड़ा टाइम लगता है, हो इससे भी जाएगा। देखो आई का आई से तो कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, ये तो जीरो हो जाता है, यानी ये जो मल्टीप्लाई होगा वो इससे ना हो करके वो किससे होगा, मैं बता दूं, आई को आप जे से और किससे करना, के से करना, यही प्रोसेस इसमें फॉलो करना। फिर ऐसे ही मैं बता दूं आपको, जे वाले को आई से और किससे कर पाओगे आप, सिर्फ के से, जे को जे से नहीं करना है। और के वाले को आपको किससे करना है, के वाले को आपको करना है एक तो आई से और एक किससे करना है, जे से, के से मत करना। तो इस तरह से आप जब करोगे तो इससे वो भी निकाला जा सकता है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल है ना, देखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदिश दे दे, कई बार क्या करता है, विकर्ण सदिश दे देता है। विकर्ण का मतलब आप समझ रहे हो, अगर मान लो कोई भी मैं समांतर चतुर्भुज बनाऊं और उसके मुझे विकर्ण दे दे, इस तरह से, इस तरह से दे दे, एक विकर्ण ए वेक्टर दूसरा विकर्ण बी वेक्टर बोल दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आधा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पर मैं बता दूं ये आपको आउट ऑफ स्टैंडर्ड पड़ेगा, आप इसमें इतना दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, कुछ चीज़ें दे रखी हैं जिनके डायरेक्ट सूत्र बना दिए गए, पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप तो हमेशा ऐसे याद रखो जो आपको बचपन में याद है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को फॉलो करो। क्योंकि आप एक दिन मल्टीप्लाई करोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट ए बोलोगे, ए स्क्वायर है ना, फिर आप इसमें ए बी बोलोगे, बोलोगे नहीं बोलोगे, डॉट प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी, फिर आप बोलोगे बी ए, है ना, तो बी ए कैसा, ये भी कैसा हो जाएगा, ए बी माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपसे, और यहाँ बोलोगे बी डॉट बी। तो वहाँ पे सिखाया तो था ये ए डॉट ए होता है, जिसको मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और बी डॉट बी है तो उसको मैग्नीट्यूड बी पे स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो बचपन वाली चीज़ें याद रखो, क्या मतलब है, आराम से आप इसको इजी गोइंग कर सकते हो। तो मैं तो ये कहूँगा ये जो बचपन के सूत्र हैं उनको याद रखो, आप आराम से बना जाओगे वहाँ पे। आपको अगर यहाँ पे बनाना आना है तो आराम से बना जाओगे। यहाँ पे भी देखो इस तरह से चीज़ें रखी, ये थोड़ा अच्छा केस है। किसी के डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर और उसी के क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर जब हम कर देते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या करता है, एक सदिश के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और दूसरे सदिश के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको अगर अपन ओपन करते हैं ना तो यही रिजल्ट आता, बाकी का अपन इसके अंदर और टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने ये इंग्लिश मीडियम के हिसाब से भी इसके अंदर जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो लिए गए हैं, कई बार ये कारगर सिद्ध होता है। तो देखो किसी भी वेक्टर को उसने बोला है अगर रिप्रेजेंट करना हो ना तो ऐसे ही क्या करो, ए बी वेक्टर, इसका मतलब है ए इसका ओरिजिन पॉइंट है, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है, ए से बी की ओर जा रहा है। अगर किसी का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो इसके क्या करते हैं, आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट लगा देते हैं। इसका एकांक सदिश ऐसे ही निकलता है, ए कैप ए वेक्टर में उसके परिमाण का भाग लगा दीजिए। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, मैंने 3D वाले में भी समझाए थे, एल कॉस अल्फा एम कॉस बीटा एन कॉस गामा, इनमें एक रिलेशन होता है, ये इस तरह से होता है। अब देख लीजिए ज़रा, दो वेक्टर दे दे और आपसे यूँ कहते कि बेटा कुछ नहीं इनको क्या कर दे, देखो इनके कंपोनेंट्स बता दे, तो आप इनके वेक्टर और स्केलर दोनों कंपोनेंट्स आराम से बना सकते हो। और फिर दूसरी बात, अगर इनको ऐड करने की बोले तो इनके आई आई वाले ऐड करना, जे जे वाले ऐड करना, के वाले ऐड करना, तो इस तरह से ऐड होंगे। और घटाने का बोले तो ये आई में से आई, जे में से जे, के में से के घटाना होता है। अब क्या बोल रहा है, कोई वेक्टर एक्स है कोई वेक्टर वाई है, विल बी इक्वल वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं तो हमेशा याद रखना, दोनों वेक्टर जब भी इक्वल होते हैं तो उनके आई आई कंपोनेंट इक्वल होंगे, उनके जे जे कंपोनेंट इक्वल होंगे, और उनके के कंपोनेंट भी कहीं ना कहीं इक्वल होंगे। तो इसलिए इसमें बताया है कि x1 हमेशा y1 के, x2 हमेशा y2 के, और x3 हमेशा y3 के होंगे। मैंने ये इनको एक्स वाई न मान करके ए बी सी में मान करके भी पहले कराया हुआ है, आप चाहें तो उनकी सहायता से आसानी से इनको कर सकते हैं। अब देखिए
कोई भी वेक्टर है अगर उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इसके आई कंपोनेंट से भी होता है, जे से भी होता है और के से भी होता है। सिंपल बात है। अगर वो कोलिनियर होते हैं, देखो कोलिनियर और पैरेलल, तो केस अच्छे से रट लेना, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर के अंदर ये दोनों सेम करते हैं। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो हमेशा याद रखना ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर, ये इसका लैम्डा टाइम मल्टीपल होता है, दुगुना हो सकता है, आधा हो सकता है, पूरा किसी भी तरह से हो सकता है। देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी करके बताया गया है, एक्स वेक्टर है कोई, एम वाई वेक्टर के है, एक्स के शेड्यूल ये है और वाई के एम के साथ ये हैं। तो आप बताओ आई आई की जब तुलना करोगे तो एक्स वन अपॉन वाई वन एम के, एक्स टू अपॉन वाई टू एम एम के और एक्स थ्री वाई थ्री एम के, तो बताओ ये तीनों वेक्टर आपस में एक ही अनुपात में होंगे या नहीं होंगे। तो ये 3D वाले केस के अकॉर्डिंग जैसा हो गया बिल्कुल एकदम, ये तीनों एक ही अनुपात में होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है, एल एम एन आर कोल डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बातें की गई हैं, तो हमने कल भी इस पे बातें कर ली थी, तो ज़्यादा फोकस वाला पॉइंट नहीं है डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। तो ये देखो सीधा मैं बता दूं, एल निकालना है तो प्लस माइनस दो तरह के पेयर होते हैं, ए अपॉन कोई भी अगर सदिश दे दे तो ए उसके नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसका परिमाण, फिर ऐसे ही इसका जे वाला कंपोनेंट फिर उसका परिमाण नीचे आ जाता है। ऐसे ही अपन इसमें दूसरा कंपोनेंट भी ले सकते हैं और उसके भी परिमाण नीचे आ जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आसानी से हो जाता है। अब देख लीजिए इसी तरह से दीज वैल्यूज आर यूज्ड, अच्छा ठीक है इसको छोड़िए, ये आ जाइए। अब देख लीजिए आपको एक और फिगर दी गई है, ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर दे रखा है। अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हो, जैसे कि मान लो x1 y1 z1 और दूसरा दे रखा हो x2 y2 z2, इस तरह से निर्देशांक दे रखे हो, तो आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले इसके पोजीशन वेक्टर को बनाइए, उसे करके इनके आई जे के कैप कंपोनेंट दीजिए। फिर आपको अगर ए बी वेक्टर निकालने का बोला जाए तो आप देखा करो बी बाद में ए पहले है, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाना, ओ बी माइनस ओ ए करोगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। और इसका परिमाण निकलवाए तो कुछ नहीं है, दूरी सूत्र की तरह है, आई आई कंपोनेंट का स्क्वायर करो, जे कंपोनेंट का स्क्वायर करो, के कंपोनेंट का स्क्वायर करो। अब आ जाइए इंटरनल डिवीजन का ये फॉर्मूला है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये मिड पॉइंट्स के फॉर्मूले हो जाते हैं। और ये जो कुछ केसेज हैं वो देखिए, ए डॉट बी करते हैं तो ए बी कॉस थीटा आता है, ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, कॉस थीटा इस तरह से निकाल दिया जाता है। इनके फॉर्मूलों की अपन बातें कर चुके हैं। लंबत होंगे तो ए डॉट बी जीरो होगा, पैरेलल होंगे तो हमेशा याद रखना ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर टाइप का होगा, यानी पैरेलल की कंडीशन में हमारे पास ये इस तरह से आएंगे, माइनस साइन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब याद रखना ए डॉट ए को मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, इस तरह से रहने वाली है, साथ में आई डॉट आई जे डॉट जे। देखो जो स्केलर अदिश प्रोडक्ट होता है ना, गुणन होता है, उसके अंदर सेम वालों में हमेशा एक मिलता है और अनसेम वालों में हमेशा जीरो मिलता है, ये आपस में क्रमभिन्न में भी होते हैं। प्रोजेक्शन के लिए मैंने आपको सीधा बोला है, अगर ए का बी पर बोले तो नीचे आएगा बी, और बी का ए पर बोले तो नीचे आएगा ए। और इसी तरह से अगर ये यहाँ इस तरह से अपन देखो, इसमें जो प्रॉपर्टी है वितरण का नियम वो भी लागू कर सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होता है, कभी किसी क्वेश्चन के अंदर काम आ सकता है। यहाँ पे जो हमारा केस आ जाता है परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर वेक्टर इन द डायरेक्शन, अच्छा मैं बताता हूँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, दो रूल है दक्षिणावर्त का नियम, तो ए क्रॉस बी हमेशा ए बी साइन थीटा एन कैप के होता है, एन कैप हमेशा ए क्रॉस बी और नीचे मैग्नीट्यूड ए और बी के आ जाता है। तो एन कैप निकालना बहुत आसान है, मैंने आपको बोला था कि एन वेक्टर ये होता है तो इसका तो कैप आसानी से निकाला जा सकता है। अब देख लीजिए अगर साइन थीटा निकालना हो तो बस ये गलती मत करना, ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है। साइन थीटा के अंदर हमारे पास होता क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि मान लो ए क्रॉस बी ये ऊपर है, ये तो आता है जो मैग्नीट्यूड करना है आपको, क्रॉस करते हो ना जो सदिश आता है उसका मैग्नीट्यूड करना है, और साथ में नीचे पर्टिकुलर इन दोनों का डिवाइड लगाना है। इसमें गलती मत करना, थोड़े कॉस वाले से अलग है, रट लेना अच्छे से। देखो समांतर होगा तो मैंने कहा वो जीरो होगा तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाता है, लंबत होगा तो मैंने आपसे कहा कि ए क्रॉस बी का मान उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि साइन 91 होते हैं तो ये हमेशा इसके बराबर आएंगे। अगर दो वेक्टर्स का आपको क्रॉस करना है तो ये फॉलो करना, ए क्रॉस बी जब भी क्रम इनमें नहीं होता, अगर आप इनमें क्रम को चेंज करोगे तो इसमें माइनस लगेगा ही लगेगा, तो माइनस वाला याद रखना। सेम हमेशा जीरो होते हैं, सेम हमेशा क्रॉस में जीरो होते हैं, और अनसेम हमेशा दक्षिणावर्त के नियम को पालन करते हैं, यानी आई जे जो रह गया वो के हो जाएगा, जेड अक्ष की दिशा में है ना ये कंक सदिश, इसलिए जेड के तो आई रह गया, फिर के आई तो जे रह गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं तो 1/2 ए क्रॉस बी करते हैं,
और ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा केस है, पढ़ो तो पढ़ो, मत पढ़ो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के होता है। ये वाले भी कोलिनियर के एक्स्ट्रा केस हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, वरना कोई काम के नहीं है, अभी सिलेबस के अंदर इनका ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि कोलिनियर हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करते ही उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर डायगोनल्स दे देता है तो डायगोनल्स में हमेशा याद रखना ए सी और बी डी, अगर डायगोनल्स है तो 1/2 ए सी वैक्टर क्रॉस बी डी वैक्टर के होगा। मैंने देखो आपको यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ें बताई है, मैंने पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से हम वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसका ये सामान्य जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा होता है। हाँ जी सर बोलिए। हेलो। देखिए, अगर अपन ने ये सारे कर लिए हैं तो मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस के तांडव आप कर लो, क्योंकि मैंने इसकी थ्योरी स्पेशली पहले भी लेक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ा रखी है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसके लिए स्पेसिफिक और प्रिपरेशन कर सकते हो। बाय द वे अपन चलते हैं इसमें जो अपना टास्क है मैन की ओर, कि हम इसमें देखना चाह रहे हैं कुछ पीपीटी के केसेस। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको पीपीटी के केसेस बता सकूँ। ली नहीं है। ये देखिए, तो दोस्तों राज बोर्ड के क्विक रिव्यू को लेकर के अभ्यास पॉइंट के प्लेटफॉर्म के साथ देखिए, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वेक्टर के, आपके इसी क्रम में आने वाले हैं। 7 नंबर का ये आपका रहने वाला है। 7 नंबर की तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, बस बशर्ते क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
क्वेश्चन जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि किस तरह से इसके अंदर अपन गैदर होने वाले हैं। ये देख लीजिए 7 नंबर का ये रहने वाला है। मैंने बोला 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 3 नंबर के ही आएंगे। एक फिल इन द ब्लैंक आएगा, 1 नंबर का आएगा। शॉर्ट आंसर आएगा, वो भी 1 नंबर का आएगा। लॉन्ग आंसर आएंगे, 2 नंबर के आएंगे। और वेरी लॉन्ग वाले आते ही नहीं है अपने। कुल मिला के 6 क्वेश्चन बनते हैं और टोटल नंबर बनते हैं 7। चलते हैं देखो पहले क्वेश्चन पे। बोला गया है यदि एक मात्रक सदिश इस प्रकार का है जिसमें बोला गया है कि x वेक्टर माइनस ए वेक्टर राज 2012 के अंदर ये आया हुआ है, 2012 के अंदर। अब सवाल ये उठता है, इसको देखो कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं 80 इसका मान दे रखा है, एक्स वेक्टर आपको निकलवा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप चाहें तो सीधा भी यूज कर सकते हो और चाहें तो इसको आप एक एक वर्ड के साथ ओपन करके भी कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये चीज़ आएगी। देखो एक्स को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्स ए वेक्टर, और यहाँ पे इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और देख लीजिए क्या आ जाएगा, माइनस का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा। तो ये तो एक होता है तरीका, तरीके में आपको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम क्या बोला करते थे, या तो मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर या डायरेक्ट ए स्क्वायर, ये भी बोलते थे। तो इस तरह से करेंगे। और साथ में आपको बताया डॉट प्रोडक्ट जो करते हैं ना आपस में बराबर, तो आप समझ जाइए इसका मतलब क्या आएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये दोनों आपस में जाएंगे कट, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। तो कुल मिला के आप इसको बोल सकते हो 80। अब इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड एक्स पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर बराबर कितने के आ रहा है, ये 80 के आ रहा है। अब देख लीजिए इसने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड एक्स, ये कुछ कट गया शायद यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा आ गया, कुछ कट गया। मैं बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, शायद बुक का ही क्वेश्चन है और इसके अंदर मैग्नीट्यूड एक्स का मान निकाला है। अब देख लीजिए आप ज़रा इसके अंदर क्या बनने वाला है। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर को क्या बोला गया है, एक मात्रक सदिश बोला गया है। ए वेक्टर को अगर एक मात्रक सदिश बोला गया है तो आप बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर अगर एक मात्रक सदिश है तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपके पास जो सीन बनेगा इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 80 बनेगा, जिसको आप ऐसा बोल सकते हो एक्स पे स्क्वायर बराबर 81। यहाँ से एक्स वेक्टर है उसका जो परिमाण है वो इसका क्या आ जाएगा, 81 का रूट, यानी आपको लगभग इसमें क्या बनने वाला है, 81 का रूट, स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो 9 आ जाएगा आंसर। सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 9 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो राज 2000 बोर्ड से अपन ने एक शुरुआत की थी, 2012 में ये क्वेश्चन है, वापस हो सकता है कोई किसी बोर्ड के अंदर आए। अब देखो इसने क्या बोला है, ए क्रॉस बी निकालिए, तो मैं आपको क्रॉस निकालना सिखा देता हूँ। बहुत आसानी से ए क्रॉस बी के लिए आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ऐसे ही 3 है, ये 5 है और ये क्या है, माइनस का 2 है। तो आप जब इसका यूज़ करोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं एक बार प्लेटफॉर्म को चेक कर लेता हूँ। ठीक है भैया, देख लीजिए ज़रा। तो जब मैं इसको अगर जैसे सॉल्व करूँगा तो राजस्थान बोर्ड 2012 में ये सवाल आया। तो देखिए ज़रा आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस ही पूछा है ना आपसे, तो ठीक है, आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के 2 और माइनस का 15 ही हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप, फिर जे जहाँ आ रहा है ना उसको छोड़ना होता है, यानी ये वाली लाइन गई आपकी काम से और ये वाली लाइन गई है काम से, बच गए जिनको जोड़ लीजिए। माइनस का 4 ये हो जाएगा और माइनस का 9 ये हो जाएगा। फिर आप कर देना यहाँ पे के कैप, और के कैप आ रहा है तो के वाली लाइन को इग्नोर कर दीजिए, ये पूरी छिपा लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3, कुल मिला के क्या आ गया, माइनस के 17 आई, माइनस के 13 और प्लस के 13 जे और 7 के। तो कुल मिला के क्या होता है, देखो कैलकुलेशन का इफेक्ट रहता है। अगर कैलकुलेशन अपन ने ठीक किया है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे माइनस के 17 आई प्लस के 13 जे प्लस के 7 के, आपका ये सही आंसर रहने वाला है। अब देख लीजिए ज़रा, अगर बाय जो लगता हो कि कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा प्रिंट इसी तरह से आ रहा है, कम टाइम में धीरे जो अच्छे तरीके से करना चाहते थे वो नहीं हो पाया परफेक्टली। अपन को काम अपना निकालना है तो 2012 और 15 का ये सवाल देखना ज़रूरी है। क्या बोला गया है, देखिए ज़रा, ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, सी वेक्टर ये दे रखा है। इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, देखो पहली बात ये भाई साहब, तो पहले इसको निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर को आप निकाल लेंगे, ये 2 आई 2 जे और 3 के हो गया है ना।
और फिर क्या बोला गया है इसमें अंदर देखना आप, अगर ये इस तरह से दे रखा है और यहाँ पे लैम्बडा लगा दूँ और सी वेक्टर और लिख देता हूँ -i 2j और k है। अब देखो इसको एक नया नाम दे दीजिए आप, ज़्यादा दिक्कत है तो मैंने डी वेक्टर बोल दिया। वैसे इसको करके देखते हैं, देखो क्या आएगा। यहाँ से देखिए आप, ये हो जाएगा 2i - k लैम्बडा i। फिर क्या हो जाएगा देखो ज़रा इसको, ये हो जाएगा 2j और प्लस के 2 लैम्बडा j। देखिए फिर ऐसे ही क्या कर लेंगे 3k और फिर हम इसमें क्या बोल सकते हैं देखो ज़रा, प्लस के लैम्बडा k, और ये डी वेक्टर की तरह रिएक्ट करेगा। तो कुल मिला के मैं इसको बोल सकता हूँ 2 - के लैम्बडा i। फिर क्या बोल सकता हूँ 2 + के 2 लैम्बडा j। फिर क्या बोल सकता हूँ 3 और प्लस के लैम्बडा k। ये हमारा डी वेक्टर हो गया। अब नियम अनुसार क्या दे रखा है कि भाई साहब जो सदिश सी वेक्टर पर लंब है तो लैम्बडा का मान निकालिए। यानी क्या बोला है, ये किस पर लंब है, डी वेक्टर किस पर लंब है, सी पर। तो हमें लैम्बडा का मान पूछा है। अगर कोई किसी पे लंब है तो लंब होने की स्थिति में डी वेक्टर सी वेक्टर को भी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो आप इसको सीधा 0 के बराबर करोगे और आप आराम से इसके लैम्बडे का मान निकाल सकते हो। तो हम भी देखो इसमें यही करने वाले हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे। तो देखो करके देखिए, डायरेक्ट कर लूँ थोड़ा सा अगर समझ पा रहे हो तो देखो पकड़ने की कोशिश करना। सी वेक्टर क्या है, ये है 2 - के लैम्बडा आई, है ना। तो जब जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, देखो ये इसका आई और इसका आई क्या है 3i। तो भाई साहब 3 × 2 - के लैम्बडा, आई डॉट आई तो सिंगल होगा। अब देखो जे डॉट जे, तो ये जे वाले, तो बताओ जे के आगे एक है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस के दो लैम्बडा। और आई का के से कुछ नहीं होता, जे का के से भी 0 ही होता है। तो आप समझ लीजिए इसको बराबर करना है 0 लंबत है। तो देखो 3 दूनी 6 - के 3 लैम्बडा, 2 + के 2 लैम्बडा बराबर में 0, 6 और 2 8 हो जाएंगे, माइनस के लैम्बडा बराबर 0। तो मेरे को लगता है लैम्बडा का मान अपने लगभग कितना आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। अब इसी के साथ अपन चलते हैं देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो यहाँ पे जरा, ए वेक्टर के दिक कोसाइन पूछे गए हैं। मैं आपको समझाता हूँ दिक कोसाइन का मतलब क्या है। देखो अगर मुझसे कोई पूछता ना DCS बताइए तो बड़ा आसान था, 1 1 और -2, क्योंकि इसके जो मैंने पहले भी रिलेशन बताया हुआ है 3D के अंदर। तो ऐसे निकाल लेते हैं हम, सीधे सीधे इनके गुणांकों को ले आते हैं और इसे लिख देते हैं। ये हो गया DC, सॉरी डायरेक्शन रेशो दिक अनुपात, जिनको हम बोलते हैं क्या है, ये दिक अनुपात है। अब मेरी बात सुनना, दिक अनुपात जब आप निकाल लेते हो ना तो इसके DCS निकालना बहुत आसान है। कैसे निकाल सकते हैं, L। तो आप पहला वाला दिक अनुपात लीजिए और उसके नीचे क्या लगा दीजिए आप, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। बहुत आसान है। देखो आप इसमें से वेक्टर से चोरी करो, निर्देशांक बनाओ और अपना काम आसानी से चलाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 और ये कितना हो जाएगा 4। तो 1 बटा कितना आ गया, √5। मुझे ढूंढना होगा कि इसके अंदर कौन सा आ सकता है। देखो क्या कर दिया बनने, ये 4 और 2 6, √6 आ रहा है भाई, 5 नहीं आ रहा, √6। तो √6 वाला ऑप्शन मुझे ये नज़र आ रहा है, बाकी में √6 नहीं आ रहे। तो मैं इसको सीधा टिक कर सकता हूँ कि हमारे पास ऐसा। फिर भी जानने के लिए आप इसका एक दूसरा उपयोग करें। चलो तीसरा है n, ये हो गया ऊपर 2 और यहाँ पे तो वही आना है, यहाँ पे तो वही आना है। तो अपन यहाँ बोल देंगे -2 बटा √6। तो बिल्कुल पक्का यही अपना आंसर रहने वाला है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है I + 2j का x अक्ष पर प्रक्षेप। देखो ऐसे सवाल 2025 में आया, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो मारे जा सकते हैं इसके अंदर। देखो क्या बोला गया है, I + 2j का x अक्ष पर प्रक्षेप। अब प्रक्षेप निकालना है x अक्ष पर, तो सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि जो x अक्ष के हैं वो निर्देशांक क्या रहने वाले हैं। साथ में अपन ये कह सकते हैं कि x अक्ष के निर्देशांक क्या है, और साथ में ये भी कि एक वेक्टर तो अपने पास यही आ गया ना, सदिश A वेक्टर मान लीजिए। पहले तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये हमारे पास किसका काम करेगा, A वेक्टर का काम करेगा। अब देखो जरा, x अक्ष पर प्रक्षेप पूछा गया है, यानी x अक्ष पर प्रक्षेप, y अक्ष पर प्रक्षेप और z अक्ष पर प्रक्षेप जब निकालते हैं तो i कैप का रोल ज़्यादा रहने वाला है ना। तो आई कैप का रोल ज़्यादा रहने वाला है। तो देखो अपन इसको कैसे डील कर सकते हैं, इसके अंदर अपन यहाँ पे अगर इसको लेना चाहेंगे, देखो एक्स अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए और जेड अक्ष के लिए प्रक्षेप के लिए एक सीधा सा सीन ये होता है इसके अंदर कि
जैसे कि अपन इसमें अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, पहले आप एक टाइमिंग को ये समझें कि जैसे कि मान लो कोई किसी का प्रक्षेप है, तो यहाँ पे जो दूसरा बी वेक्टर है वो क्या रहने वाला है, एक्स अक्ष के हिसाब से जो उसका एकांक सदिश। मान लीजिए कि आपको यूँ बोल दिया जाए वाई अक्ष पर प्रक्षेप दिया जाए, वाई अक्ष पर प्रक्षेप दिया जाए, तो जो आपका वेक्टर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, जे कैप के जैसा, ठीक है। और मान लो कोई ये सवाल आपको ऐसा भी दे दे कि जेड अक्ष पर क्या प्रक्षेप रहेगा, तो जेड अक्ष पे प्रक्षेप के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपका जो वहाँ पे बी वेक्टर है, दूसरा जो वेक्टर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, ये बी वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका के की तरह। अब एक बात समझो, ये क्या बोल रहा है, ए का, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बी पर प्रक्षेप। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर डॉट क्या डॉट ए वेक्टर डॉट क्या कर देंगे हम, बी वेक्टर कर देंगे, है ना। तो ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप, तो देख लीजिए यहाँ पे बी वेक्टर क्या रहेगा हमारा, आई रहेगा एक्स के लिए। तो और नीचे कौन आता है, बी पर, तो यानी नीचे क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा आपका बी वेक्टर, आ जाएगा बी वेक्टर इसका परिमाण। अब आप देख लीजिए आई प्लस 2j, और इसका अपन किसके साथ डॉट करेंगे, आई के साथ, और नीचे क्या आ जाएगा, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देख लीजिए जब इसका अपन आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसको गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 1, और गुणा में आई डॉट आई तो हो जाएगा 1, और ये नीचे रह जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड करेंगे तो रूट किसका करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/1, और हमारे पास इसके लिए जो प्रक्षेप की जो चीज़ है वो क्या आ जाएगी, 1 इकाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 इकाई। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लो 2 मिनट के लिए ये सवाल आपको ऐसे ना दे करके ऐसे दे दे, कैसे कि इसी आई प्लस 2j का, है ना, वाई अक्ष पर प्रक्षेप क्या दे दे, पहले तो बी वेक्टर को आप जे मानना, और उसके बाद ये आपका ए वेक्टर है ही है, तो आपको ऊपर की तरफ मैंने बोला था कि ए डॉट बी करेंगे और नीचे क्या आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। तो बताओ यहाँ पे ए डॉट बी करो, देखें जे से मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2j है, जे से मल्टीप्लाई होगा तो आई जे तो 0 हो जाएंगे, ये 2 मिल जाएगा, और नीचे क्या आएगा, √1 पे स्क्वायर, आपको मिलने वाली है 2। ठीक है, याद रखना। अब यूँ मत कहना कि साहब इसका उस पे निकालो के जेड एक्स के साथ, तो ये एफिशिएंसी नहीं है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, 0 आ जाएगा इसके लिए, समझ रहे हो आप। तो ये 0 आप निकाल के दे सकते हो। आप मुझे बताओगे कि इसी वेक्टर का जेड एक्स के साथ प्रक्षेप क्या होगा, ये आप मुझे निकाल के बताएंगे, जेड एक्स के साथ प्रक्षेप। देखिए फिर दोबारा से 2025 का एक सवाल आपके सामने, 2025, तो 2025 के लिए देखो क्या है कि डॉट दे रखा है, और अपन कोशिश करेंगे कि इनको ऐसे सॉल्व, आई डॉट के दे रखा है, तो पहली बात तो देखो सेम वर्सेस सेम होता है तो ठीक है। अब के क्रॉस जे दे रखा है, तो पहले आप इसको ऐसे सॉल्व करो कि ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करो, वो एडवांस लगाओ। तो के जे, देखो क्या होता है, जे डॉट के करते हो ना, जे कैप डॉट के करते हो तो देखो शेड्यूल है, मैंने आपको बताया सर्कुलेशन चार्ज है, आई है, जे है, के है। आई का जे से करो, जे का के से करो, जे का के से करो तो क्या आता है, आई आता है, लिख देना। ये जे हो गया, इसका डॉट करना है मुझे, के का आई से, के का आई से करते हो तो जे ही आता है। फिर आ जाइए, ये के कैप हो गया। अब समझो आप आई का जैसे करना, आई का जैसे करने पर क्या आता है, के आता है, तो 1 - 1 + 1, तो हमारे पास कितना आ जाता है, देखो ज़रा,
1 माइनस 1 प्लस 1, तो मुझे लगता है 1 वाला आंसर इसमें अपने अच्छा खासा सही आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 2025 में ये जो सवाल आया था, इसके अंदर अपना जो आंसर है वो आपका है ना -1 है, तो -1 रहने वाला है। देखेंगे देखें इसमें क्या आ रहा है एक बार ऑप्शन। देखो क्या क्या कर रहे थे अपन, के का जे से कर रहे थे, तो जे का के से करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आई आता है। पर अगर हम उल्टा चले जाते हैं, के का जे से करते हैं, तो इसी को उल्टा कर लीजिए, के डॉट जे करोगे तो माइनस आई आएगा। तो यहाँ पे आपको -1 लगाना पड़ेगा, आई डॉट आई तो क्या हो जाएगा -1, एक कटेगा और एक बचेगा, तो ऑप्शन डी टिक हो जाएगा हमारा 2025 के सवाल के अंदर। थोड़ा देखना पड़ेगा, ये बुक के न्यूमेरिकल जैसे बुक के जो होते हैं ना क्वेश्चन, उनसे थोड़े से हटके भी आते हैं बोर्ड में, थोड़ा सा बेस को लेकर के आते हैं, तो गहराई से पढ़ना पड़ेगा, जल्दबाजी में काम चलेगा नहीं। मैं ही रफ्तार से चल रहा हूँ तो कहीं कुछ छूटेगा और कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती हैं, बस गलती यहीं पे होती है और कुछ नहीं है, बेस वही काम कर रहा है इसमें। अब देखो ये बोल रहा है कि इसका 2024 में दिया है, 2024 में दिया, मैं सोच रहा हूँ इसको हैंडल कैसे करना है। देखो मैं इसमें बताऊँ, आप सीधा मल्टीप्लाई करें, देखो 3 को, इसको आप इससे करके आना, कर लिया। उसके बाद माइनस का 5b वेक्टर दे रखा है, इसका क्रॉस अपन इससे कर लेंगे। देखो यहाँ पे अंदर क्या रहने वाला है उसको देखेंगे, तो ये है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर है। अब देखो इसको गुणा करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, नंबरों में कोई दिक्कत नहीं होती, डॉट की सप्लाई आपको करते रहना है, a डॉट a हो जाएगा, उसके बाद 7 या 21 a डॉट b हो जाएगा, फिर माइनस के 10 b डॉट a हो जाएगा, और यहाँ पे भी होने वाला है माइनस का 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। समझाने के लिए बता देता हूँ, ए डॉट बी और बी डॉट ए कई बात है भाई, क्रम में होते हैं। और यहाँ पे देखो ये ए डॉट ए जो आप कर रहे हो, इसको आप चाहें तो मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर या ए स्क्वायर बोल सकते हो, तो कई तकरीबन आप चाहो तो इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 6 मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर, 21 में से 10 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, प्लस का 11 ए डॉट बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो सर ये कहाँ से आ गया, माइनस ही आ रहा है क्या, देख लेना एक बार, चेक करना इसको, माइनस ही आ रहा है क्या, ये तो माइनस का लिख देना आप इसमें, 35 बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको ऐसे कर आएंगे, अरे तो सुन लो, ये कोई आपका 11वीं बार बोर्ड एग्ज़ाम्स का एक तरीका है, तो आपको करना तरीके से ही है, वैसे तो होने को गलत नहीं होगा क्योंकि उसके नोटेशन में खुद ने दिया है, पर फिर भी ये अलजेब्रा 8th में अच्छी लगती है, तो अपना आंसर यही लिख के आए। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो आंसर रहने वाला है 2025 का है ना ये सवाल, तो देखो 6 मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर, 11 ए बी और माइनस का 35 बी वेक्टर पे स्क्वायर, ये हमारा ठीक आंसर रहने वाला है। तो हमारा ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन भी देखो हो जाता है। अब इधर देखिए, थोड़ा सा ये कट गया, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं। तो पहली बार बताता हूँ मैं, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का लफड़ा क्या होता है। तो ये देखो, मान लो आपका ये समांतर चतुर्भुज है, 2 मिनट के लिए आप लगे नहीं तो भी आपको मान लेना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें देखिए, ये मैंने बोल दिया ए है, बी है, सी है, डी है, खेल ऐसा है देखो इसका, ये दोनों समांतर बना दी मैंने, समांतर चतुर्भुज है मेरा। अब इसने क्या बोला है, 2 संलग्न भुजाएं, संलग्न मतलब लगती हुई भुजाएं, इसको मैं ए वेक्टर नाम दे रहा हूँ और इसको मैं बी वेक्टर नाम दे रहा हूँ, ये इनके बीच में कहीं पे कोई थीटा बन रहा होगा। देखो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, उसकी संलग्न जो भुजाएं होती हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसका क्या निकाल दीजिए आप, इस तरह से क्या निकाल सकते हो आप आराम से, इसका क्या निकाल लेना, क्या बोलते हैं इसको। तो देखिए अपन कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, चॉइस में ये सवाल आया है, यहाँ हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा जे, यहाँ हो जाएगा के। तो ज़रा देखो, ये है 1 माइनस का 1 और ये है 3, ये है 2 माइनस का 7 और ये है 1। तो देखो आप ज़रा इसको जब सॉल्व करोगे, तो मैंने बोला है ना कि जब भी आप इसको सॉल्व करते हो तो हमेशा याद रखो, जिस कंपोनेंट को आप आगे लगा रहे हो उसकी रो और कॉलम छोड़ करके मल्टीप्लाई करना, -1 और उसमें से घटाना 7 या 21, तो ये प्लस हो जाएगा 30। उसके बाद माइनस का जे करना, जे आएगा तो जे वाले रो कॉलम हटा दीजिए तो 1 माइनस का हो जाएगा 6। उसके बाद आएगा के, और के वाले कॉलम हटा देने से माइनस का 7 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से 21 में से 1 गया तो यह आएगा 20, और 6 में 1 माइनस 6 यानी माइनस का 5 प्लस का 5 जे, और इसको सोल्व करो तो देखिए कितना आ रहा है, -5 के। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। अगर जोड़ बाकियों में गलती है तो उसकी तो कोई, आप समझते हो इसको तो कि उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो बाकी का अपना देखो 20i + 5j - 5 के जो हमारे पास है वो आंसर इसका
ए क्रॉस बी का आया है अभी मान। अभी हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड का काम हमें करना पड़ेगा। तो देखो मैं आपके सामने इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ। क्या हो गया, ठीक है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। देखो तो मैग्नीट्यूड में इसका देखो यहाँ पे निकाल रहा हूँ। जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड निकालने में इतनी आफत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना मैग्नीट्यूड निकालोगे तभी तो वो जो डिजिट में जो क्षेत्रफल होता है वो ऐसा ही तो होता है, 332 मीटर स्क्वायर, 330 मीटर स्क्वायर। तो वो निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर करना, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर करना, और किसका स्क्वायर कर देना, के कैप के गुणांक का स्क्वायर कर देना। 20 का कितना हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 25। फंस गए रे भाई, इसमें आ रहा है 450, और 450 का आप अगर कुछ निकाल सकते हो तो आप श्योरली निकालें। 9 पंजो 45 और 10 और है, 9 पंजो 45 और 10 और है, इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो मेरा मानना है 3 अलग 5 अलग और रूट 2 अलग, तो 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। भाई ये लगाना मत भूलना स्क्वायर यूनिट, नहीं तो आपके यूनिट लग जाएगी, यूनिट हट जाएगी, समझ में आई बात। तो स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई जरूर लगा के आना है, ये तरीके से करके आना है बोर्ड एग्जाम्स में। ऐसा नहीं है कि आप उसको चलते फिरते ऐसे घुमा दो। एक सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो। तो देखो 2024 में ये सवाल रखा गया है, और सिंपल सा क्या पूछा गया है कि आपको एक बात बतानी है, एक सदिश है जिसके अंदर भी उसने कंडीशन रखी है कि उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो, तो ऐसे सदिश को क्या कहेंगे। तो मैं बता दूं, उसको शर्म आ रही थी पूछने में डायरेक्ट कि शून्य सदिश किसे कहते हैं, तो इसलिए उसने एक तरीका बुन लिया और आपसे पूछ लिया कि ऐसा सदिश क्या कहलाता है। और ऐसे स्टंट देखो 2024 में लगाए हैं तो आपके लगाए जा सकते हैं, और आपकी बत्ती गुल हो सकती है। सिर्फ एक क्वेश्चन पे याद करने पे ध्यान मत देना, बेसिक्स पे ध्यान देना। मैंने ये लेक्चर पहले भी डाला हुआ है, फुल लोन पढ़ाया हुआ था, बट फिर भी अभी जो स्पीडली ये क्वेश्चनों पे चल रहे हैं तो देखो सबसे टाइम कम है तो सब भाग दौड़ में ही रहते हैं और इसी तरह से सवाल हो पाते हैं। बाकी का मैं कहूँगा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से मतलब समझो, जैसे कि मान लो मैं बोल दूँ ये एक सदिश है ए और ये है बी, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, डायरेक्शन वैसे दी हुई है, तो इसको बोलते हैं ए बी वैक्टर। समझना आप, वो बोल रहा है प्रारंभिक और अंतिम समान हो जाए, यानी कहने का मतलब यहीं से चला और यहीं पे आ जाऊं, तो इसका मतलब समझो ए और बी कैसे हो गए, संपाती हो गए बिंदु, और संपाती हो गए तो ये क्या बन जाएगा, ए से चला और ए पे ही खत्म हो जाएगा। या तो इसे ए वेक्टर बोल दो या इसे बी भी वेक्टर बोल दो, और ये परिभाषाएं किसकी होती हैं, शून्य इसकी। तो आंसर क्या रहने वाला है, शून्य। जब ये आ ही गया है तो मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए पहली बात, शून्य सदिश क्या होता है, शून्य सदिश ए वेक्टर अगर आप बोलोगे शून्य सदिश है तो ए वेक्टर का जो परिमाण है वो जीरो आता है। अगर आप बोलोगे ए वेक्टर एक कैसा है, एकांक सदिश, एकांक सदिश है या यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर है, तो याद रखना ए कैप अगर एक यूनिट वेक्टर है तो आप याद रख लेना इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर का वो भी एक ही आएगा, इकाई परिमाण वाला वेक्टर कहलाता है। और भी इसके अंदर जाता है, जैसे मान लो ए वेक्टर है तो इसके ऋण सदिश को माइनस ए वेक्टर कह देते हैं। तीसरी कंडीशन इसके अंदर ये हो जाती है, शून्य के अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो सह आदिम होते हैं। सह आदिम सदिश की डेफिनेशन क्या बन जाती है, सीधी सी बात है, कोई इनिशियल वेक्टर जो क्या करते हैं ओरिजिन पॉइंट को सेम रखते हैं। जैसे कि ये बी वेक्टर है और जैसे कि ये ए वेक्टर है, तो ये प्रारंभ कहाँ से हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से होते हैं, तो इन्हें सह आदिम कहते हैं। कुछ लाइक वेक्टर होते हैं जो एक आधार क्षेत्र रेखा पे होते हैं, कुछ समांतर सदिश होते हैं। समांतर सदिश की भी परिभाषा बहुत ही अच्छी है, इनकी एक्शन लाइन एक ही होती है, एक्शन लाइन भी एक होती है, और समांतर सदिश खास तौर से आपस में इस रिलेशन को दर्शाएंगे, वो एक दूसरे के गुणज होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी याद रखनी होती हैं, परिभाषाओं वाली एनसीईआरटी में सीधी दे रखी है, कम से कम उन्हें तो पढ़ के जाइए जाए। मैं लगाना इसमें शायद मैंने उसको लगाया नहीं क्योंकि मैं शुरू में करा चुका हूँ। परिभाषाएं आप चाहे तो वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। यदि देखो यदि क्या है, शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए दे दिया और लैम्बडा एक शून्येतर अदिश दे दिया, तो लैम्बडा ए का मात्रक सदिश क्या होगा। देखो ए वेक्टर का परिमाण क्या है, ये धुंधला भी आ रहा है थोड़ा सा, देखना इसमें, ये मैं बताता हूँ, देखो अभी देख के। ये क्या बोल रहा है, लैम्बडा ए वेक्टर, ध्यान देना, लैम्बडा ए वेक्टर। तो एक्चुअलिटी में अब मैं इसका परिमाण निकालना चाह रहा हूँ, सीधी सी बात है, क्या निकालूंगा, परिमाण। इसका परिमाण क्या बोला गया है, लैम्बडा ए वेक्टर का परिमाण ऐसे। तो देखो इसका तो निकलने से रहा, और ए वेक्टर का परिमाण आपको खुद ने दे रखा है, तो ये हो जाएगा लैम्बडा ए।
तो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा ए, क्योंकि एक्चुअलिटी में फिर क्या पूछा है, लैम शून्येतर अदिश है, तो लैम्बडा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। क्या बोला गया है, लैम्बडा ए वेक्टर को एक मात्रक सदिश बोला है, तो इसका परिमाण आना चाहिए एक। अब लैम्बडा यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये चीज़ बन गई ऐसे। और अब बता दूँ इसके बारे में बोला गया है कि इसका जो परिमाण है उसको बोला गया है ऐसा। तो ए का जो वैल्यू है हमें कुछ अलग ही तरीके से ऐसे मिल सकता है, या हम इसको कह सकते हैं कि जैसे कि इस पे मैग्नीट्यूड लगा रखा है तो इस पे भी लगा सकते हैं। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, पर फिर भी अगर अपन चाहें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अपन देख सकते हैं। और यहाँ पे ये 2024 का जो सवाल दिया है इसके अकॉर्डिंग जो इसका उत्तर है वो डी फील हो रहा है, तो डी लगा सकते हो आप। ध्यान रख लेना, कई बार ये मैग्नीट्यूड लगा दिए जाते हैं क्योंकि अदिश का तो क्या ही मैग्नीट्यूड निकलना है, वही निकलना है। यहाँ देखिए दो सदिश दे रखे हैं 2023 और 25 में, इसने अपना धमाका किया है 2023 और 25 में। अच्छा सवाल है, देखो इसको कर लेंगे। यदि दो सदिश ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, इनके परिमाण आपसे पूछे गए हैं, इनके परिमाण भी कैसे बताए गए हैं, समान, तो आप समझ लीजिए मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये ऐसा कह रहा है कि हमारे जो परिमाण है वो क्या है, ये समान कह रहा था। और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो थीटा इनके बीच में कितना दे रखा है 60 डिग्री। और इनका अदिश गुणनफल का मतलब समझ रहे हो आप, ए बी कितना दे रखा है 1/2। तो पहले सोचो इसको क्या बोलते हैं, ए बी कॉस थीटा बराबर 1/2। तो सोचो थीटा कितना दे रखा है कॉस 60 और बराबर में कितना है 1/2। इनके परिमाण सेम है, तो इसको ऐसा ही बोल दूं क्या, इस पे स्क्वायर होगा। 60 का मान कितना होता है, पहले तो ये सोचिएगा, कॉस 60 का मान कितना होता है भाई 1/2 इसका होता है। तो यहाँ से काटूँ तो देखो मेरी तो यहाँ पे जो इसकी जो एफिशिएंसी आ रही है सवाल के लिए वो कितनी हो रही है, कि यहाँ पे हम कह सकता हूँ कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक ही आ रहा है। तो यहाँ से ए वेक्टर है, इसका अगर ऐसे निकालेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस एक आएगा, और यहाँ माइनस में लंबाई चलती नहीं है तो प्लस का एक उत्तर देखना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे 23-25 में ये पूछा गया है, मोटिव जरूर देखना पड़ेगा कि आपको कि किस तरह से ये अपना आंसर लगाना चाह रहा है। बाकी का तो जब अपन सॉल्व करते हैं तो हमें जो फाइनली विशिष्ट परिमाण कितना आ जाता है, एक ही आ जाता है दोनों का। यहाँ तक तो देखो एक ज़्यादा कोई मतलब मेहनत नहीं करवाई। अभी देखो अभी इसका काम देखिए, इसने बोला है एक सवाल जो कि 2000 गया काम से 2024 से 23 है, देख लेना ये 2023-24 राज बोर्ड का ये सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष 1 2 3 और ऐसे दे रखे हैं, तो आप सोचिए इस तरह से दे रखे हैं, तो ए बी सी का मान निकालिए। पहली बात तो मैं कुछ इस तरह से डील करना चाहूँगा कि जब मैं ये त्रिभुज बना रहा हूँ तो इसके अंदर मैं बी को कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ रखने की, और मैं ए को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ तो मैं सी को यहाँ रखने की कोशिश, क्योंकि मैं डायग्राम हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने जो बेस पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनाऊँ। तो देखिए बी बीच में आ रहा है ए बी सी का, ये दोनों ने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जितने भी सदिश देते हैं उनके आप पोजीशन वेक्टर निकालने में एक्सपर्ट रहिए। ये हो जाएगा आई, कुछ नहीं करना होता है, इनके कोऑर्डिनेट्स को आप आई जे के कैप दे दीजिए तो आपको लगभग 90% आपका काम आसान हो जाएगा। ये जीरो जे हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा ये जीरो के। इसी प्रकार से ओ सी वेक्टर आप कर सकते हो। ओ सी वेक्टर ढूंढो जरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो रहा साइड में। तो ये हो जाएगा 0 आई, और यहाँ से आ जाएगा जे, और ये आ जाएगा 2 के। तो आप जरा देखिए कि मुझे रिक्वायर्ड क्या है। मैं देखो इस वेक्टर को तो मैं ए वेक्टर बोलना पसंद कर रहा हूँ, इस वेक्टर को बी वेक्टर, पर समझिए जो ए वेक्टर है उसका नाम क्या है, बी ए वेक्टर। ये इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन। तो बी ए वेक्टर का मतलब ये हो गया कि ओ ए में से ओ बी आपको लेस करना पड़ेगा। ऐसे ही देखो मैं दूसरा वेक्टर जो मैंने बी वेक्टर बोला है इसका नाम है बी सी वेक्टर, इसका मतलब है ओ सी में से आपको ओ बी वेक्टर लेस करना पड़ेगा। अब आपके सामने वो पड़े ही है, तो ओ ए में से ओ बी लेस कर रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो ज़रा देखिए आई में से आई को लेस करूँगा तो 2 आई हो जाएगा, फिर इसमें देखो 2 में से 0 लेस करूँगा तो जे हो जाएगा, और 3 में से इसको लेस करूँगा तो 3 के हो जाएगा। यहाँ देखिए ज़रा क्या होने वाला है, ओ सी इसमें से इसको लेस करूँगा तो ये तो प्लस का आई, जे में से इसको लेस करूँगा एक जे में से तो ये जे ही रहेगा, 0 है, देख लेना भाई। और इसमें नीचे वाले में से ऊपर वाला लेस हो रहा है, देख लेना ध्यान से। थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है डायरेक्ट करने में, पर क्या करें मजबूरी है, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि टाइम नहीं है। तो इस हिसाब से अपन को थोड़ा बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, हर के सरी निगाहों से अपन इसको देख सके। अब देखो मेरे पास ये हो गया। अब इसने पूछा है इन दो वेक्टरों के बीच, मैंने नाम क्या दिया है ए वेक्टर, इसको नाम दिया है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में जब कोण निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा
सीधा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे क्या होते हैं, इनके मैग्नीट्यूड्स होते हैं। तो देखिए ज़रा, इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 2, और फिर क्या आ जाएगा 6, और मैग्नीट्यूड क्या आ जाएंगे, देखो 2 पे स्क्वायर 1 का, फिर 2 पे स्क्वायर, फिर 3 पे स्क्वायर, अगले वाले का कैसे आएगा, ये आ जाएगा 1 पे स्क्वायर, फिर कितना है 1 पे स्क्वायर, फिर कितना है 2 पे स्क्वायर। फाइनली जो हमारे पास आएगा वो 6 2 8 और 2 10, तो इधर हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा रूट के अंदर 4, फिर ये 4 और फिर 9, 4 9 13 9 17 इसका, और 4 2 6 इसका। हमारे पास जो कॉस थीटा है वो तो हो जाएगा 10 बटे रूट 102, और इसमें से अपन बोल सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स 10 बटे रूट 102। घबराना नहीं है, बस जो भी आए करो। कैलकुलेशन तो सबके ऐसी ही रहती है, कैलकुलेशन का कोई फेज नहीं है। सही होने लगे तो आप कितनों से भी भिड़ लो सही होगी, और गलत होने लगे तो दिक्कत भी कर सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। 6 2 8 और 2 10, भाई साहब उत्तर गलत बताए जा रहे हैं। 6 2 8 और 2 10, एक बार कैलकुलेशन जरूर देखें। 2i 2j और 3k, ये हमारा ये वेक्टर हो गया। i प्लस जे प्लस 2k, ये हमने ये निकाला था। अब एक बार थोड़ा सा इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई। इसका मल्टीप्लाई जब हम करके देखेंगे i प्लस जे प्लस 2k, तो देखो 2 इधर से आ रहा है, 2 इधर से आ रहा है, और 3 2 6 इधर से आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गड़बड़ है। 6 2 8 और 2 10 ही होते हैं, 10 बटे ये, और बुक का भी शायद ऐसा मिलता जुलता इक्वेशन है। फिर भी थोड़ा सा अवेयर रहना, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करना। अब देख लीजिए, अपन चलते हैं अगले सवाल पे। 2023 के अंदर पूछा गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी संलग्न भुजाएं। ये लगते हैं मस्त क्वेश्चन। देखो ये दिया है तो इसको मस्ती कहोगे आप, सीधा, आपको कोई मेहनत नहीं है। ये दे रखा है, क्या बोल रहा है, संलग्न भुजाएं दी गई हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम वो बोलेंगे भाई तेरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, 1/2 करेंगे, दोनों वेक्टर्स का क्या कर देंगे हम। तो सबसे पहले देखो इसको समीकरण 1 बोल देना। दिक्कत ये है कि ये वेक्टर तो पता लगे, मैग्नीट्यूड तो जब निकालेंगे। तो हमने इसके अंदर क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो मेथड है वो अप्लाई कर दिया। इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको देखो डिटर्मिनेंट का कितना अच्छा रिवीजन कराती है, ये डिटर्मिनेंट का जोरदार रिवीजन कराती है भाई ये। तो देख लीजिए, हमने इसका जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आई कर देता हूँ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा प्लस का 4, ऐसे ही माइनस का जे। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का 4, और ऐसे ही क्या कर देंगे हम यहाँ पे के, और के कर देंगे तो देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, के वाले को छोड़ देना, माइनस के 3 माइनस के 1, तो हमारे पास आ गया माइनस का 4 के, फिर आ गया 4 में 3 के तो 1 माइनस का 1, तो प्लस का जे हो जाएगा, 4 और 1 5, ये हो जाएगा आई। तो कुल मिला के मुझे तो कुछ अजीब सा ये सिम्टम्स इसके लग रहे हैं। सीधी सी बात है, जो हमारे पास वेक्टर आएगा उस पे हमारी आगे की नैया डिपेंड करेगी। 5i प्लस जे और माइनस के 4k हमारे पास ये आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड निकालने का जो प्रोग्राम है ना, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। देखिए जरा, मैग्नीट्यूड और निकाल देता हूँ भाई लोगों आपके लिए। देखना जरा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 पे स्क्वायर कर देना, फिर 1 पे स्क्वायर कर देना। मेरे द्वारा जो क्वेश्चन किए गए ना, यहाँ पे टाइम को देखते हुए थोड़े शॉर्ट और डायरेक्ट हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़ना। तरीके समझें और उनको फिर तरीके से अप्लाई करें, जैसे कि राजस्थान बोर्ड चाहती है साफ साफ राइटिंग में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना हो जाता है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 1 26, 32 और 42 हो जाता है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि किसी के टेबल में अगर ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, क्या कर देना, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 और रूट 42। तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो नंबर ऐसे उड़ेंगे जैसे कि गधे के सर से सींग गायब होती है। तो कोशिश ये करना कि आप परफेक्ट तरीके से जो इसका आंसर बने करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो नंबर ऐसे कटेंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब होती है ना। यहाँ से अपन अब चलते हैं आगे। देखिए ABC 3 सदिश हैं, इनके बारे में क्या बोला जा रहा है उनको समझने की कोशिश करना। ए का मैग्नीट्यूड ये, बी का ये, सी का ये है। इनमें से प्रत्येक शेष 2 के योगफल पर क्या है, लंबत है। तो मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात कीजिए। और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन सबसे धांसू आते हैं, ये थोड़ा समझने की इसके अंदर रहने वाली है। देखो सप्लीमेंट्री की जो क्वेश्चन है
उनके अंदर थोड़ी टाइटनेस तो आपको आनी है, क्योंकि बिकॉज जो ये क्वेश्चन होते हैं उसमें यही पंगे होते हैं कि इनको थोड़ा सा टाइट बनाया जाता है। जैसा ये केस कह रहा है उसकी स्टडी हमको इसके हिसाब से करनी भी पड़ेगी, और फिर हमें जो रिजल्टेंट है उसको फोकस भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि अपन a प्लस बी प्लस सी का जो ये मैग्नीट्यूड निकलवा रहा है इसको निकालने के लिए हम इसके अंदर क्या स्टैंड यूज़ करें। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा केस दिए नहीं है, परस्पर से इसको तो पर लंबत बोला गया है, तो यानी उनके भी योग पर लंबत बोला गया है। तो जैसे ये कंडीशन कह रही है उस हिसाब से हमें पहले तो समीकरण बनानी है, अदर देन फिर इसके अंदर देखते हैं कि अपन इसको किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं और चीज़ों तक पहुंच सकते हैं। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन बुक के अंदर भी है जिसमें क्या बोला गया है मैं आपको बता दूं कि उसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है तो देखो अपन उसको तो उसी तरीके से करेंगे। बाकी का इसमें जो केस दिया है उसको समझो और उसके हिसाब से आप इसमें चीज़ें अप्लाई करो। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे इस केस को सॉल्यूशन करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। ये चीज़ें मुझे दे रखी हैं वो तो है मेरे सामने, रख देता हूँ मैं, कहीं देखते हैं इनकी ज़रूरत पड़ जाए और कहीं काम आ जाए तो। अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 देता ना तो मैं आराम से इसको कर सकता था, बुक जैसा था। पर ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में थोड़ा सा इसे घुमा फिरा दिया गया है, और यहाँ पे चीज़ क्या दी है उसको देखते हैं। देखो यहाँ क्या कर रहा है, सबसे पहले इस पे जाने से पहले उसकी उस केस को पढ़ो, शेष दो के योगफल पर, मतलब ए वेक्टर लंबत है, शेष दो कौन कौन से हैं, बी प्लस सी, तो मतलब बी प्लस सी करना पड़ेगा। फिर बी वेक्टर लंबत है, शेष दो कौन कौन से हैं, सी प्लस ए पे, मतलब मुझे ये करना पड़ेगा। फिर सी वेक्टर लंबत है, फिर क्या बोल रहा है बकवास भाई ये देखना, सी के अलावा कौन बच गए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो मेरे को ये चीज़ बोली है। अब समस्या समझने की कोशिश करना, अगर ये इस पे लंबत है तो देखो हमारे पास ये केस ऐसे हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को, इसका मतलब समझना आप, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था डायरेक्ट कि डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन वाली ये प्रॉपर्टी अपने आप अप्लाई करवाती है। ए पे फिर सप्लाई करूँगा सी पे, तो देखो ये इस तरह से बन गई। अब यहाँ पे ये इसके बराबर आ रही है 0 के, मैंने इसको पर 1 बोल दिया। फिर ऐसे ही देखते हैं दूसरी वाली क्या कह रही है, ये है बी वेक्टर और अगर ये लंबत है तो इनके साथ मैंने बोला कि यार तुम भी इसी केस को फॉलो करोगे, बराबर 0 भी होगे। तो यहाँ से देखो इसको भी सप्लाई कर रहा हूँ मैं, बी डॉट जब सी करूँगा तो बी डॉट ए के साथ जुड़ेगा, और यहाँ पे भी ये 0, और ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये सी डॉट क्या कर दूंगा, ए वेक्टर लंबत बी वेक्टर के, ये भी ओ तेरी ये होगा अपने पास बी वेक्टर के, पर नहीं यहीं पे गलत लिखा है तो होना ही है गलत। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, प्लस, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये है अपना 0। देखो यहाँ से क्या बनेगा, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी बराबर। अब आप कुछ प्रॉपर्टी अच्छे से जानते ही हो कि क्रम इनमें नियम का पालन तो अदिश गुणन करता ही करता है, तो ये तो सबको ही पता है अपन को कि ए डॉट बी कह दूँ चाहे बी डॉट ए कह दूँ, बात एक ही है। तो आपको कुछ नहीं करना है भाइयों, देखो तो बैठना ही पड़ेगा रे इस फर्स्ट सेकंड, और आपको करनी है क्या, थर्ड। तो तीनों को आप ऐड करोगे तो देखो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ ऐड। पहले तो ये दे रखा है ए डॉट बी, तो मैं थोड़ा सही करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, सी डॉट ए, फिर है बी डॉट सी, इसको भी सही कर देना दूसरे वाले को, ए डॉट बी, फिर ये दे ही रखा है सी डॉट ए, फिर इसको कर देना बी डॉट। तो हम ये एक समझ पा रहे हैं कि इसके पास ए डॉट बी 2 बार मिल रहा है, ऐसे ही पी डॉट सी भी 2 बार, ऐसे ही सी डॉट ए भी 2 बार, ऐसे ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये सब का मान किसके बराबर आ जाता है, जी। देख लीजिए हमने यहाँ से एक केस निकाल लिया है, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए का मान क्या आ जाता है, 0 के। अब सवाल उठता है तो ये कि हमें चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हम यहाँ से इसको डील करेंगे और ये हमारी बन जाती है क्या,
समीकरण नंबर 4 कौन सी बन जाती है? ये हमारी समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, उसका मान पूछा है तो मैं आपको सिंपल बता दूं, उसका अपन जैसे भी चीज़ें हैं वो अप्लाई करेंगे। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी मुझे दिख रहा है ये अलजेब्रा का, और मैं इसका करना चाह रहा हूँ स्क्वायर कर दूँ। मैं सीधा मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसका क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि ये पूरा एग्जाम में जो आए हुए सवाल हैं थोड़े से मॉडिफाइड टाइप के सवाल होते हैं। तो इस केस को अगर अपन जैसे अपन चाहें, देखो अपन इसको और कैसे कर सकते हैं। देखिए, मुझे सबके परिमाण दिए तो वो अचार डालने के लिए तो दिए नहीं है, उनको ही मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो ए बी और सी दे रखा है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो जैसे मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए का स्क्वायर जैसे करूँगा तो ए का स्क्वायर लिखूंगा मैं, ये ध्यान रख लेना वेक्टर फॉर्म में। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सवाल बड़ा भी है और टाइम ले जाएगा। तो इस पे कर देना ए का स्क्वायर। आपने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़े ही होंगे रे, आपने छोटे क्लासों में खूब पढ़े होंगे ऐसे, है ना। उसके बाद क्या आएगा, 2a.b, फिर आएगा 2b.c, फिर आ जाएगा 2c.a। देखो इनका तो मैंने इंजेक्शन तैयार रख रखा है पहले से ही, इनका तो मैंने इंजेक्शन तैयार रख रखा है ना। तो मैं यहाँ पे देखूंगा मैग्नीट्यूड ए पे स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ए तो 3 है, 3 पे स्क्वायर कर दूंगा, फिर कर दूंगा 4 पे स्क्वायर, फिर कर दूंगा 5 पे स्क्वायर, 2 कॉमन ले लूंगा। ये हो जाएगा ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस डी डॉट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये हो क्या हो जाएगा 9, ये भी स्क्वायर है भाई देख लेना, 16 और 25, और ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, इनका मान क्या रहा था 0। तो 25 और 25 ये हो जाएंगे 50, और यहाँ है ए बी सी ऐसे दे रखा है। तो इस पे से जब हम ये हटाएंगे, देखो थोड़ा कितना दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत अच्छा है कि जो मैंने एग्जाम देते हो ना उसमें ऐसे खतरनाक नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाती बहुत। 5√2 यूनिट के आसपास अपना आंसर आना है। काफ़ी टाइम खा गया ये सवाल भाई, काफ़ी टाइम खा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्योंकि इसका बजट टेस्ट में लॉन्ग आंसर नहीं आ रहे और ये लॉन्ग बहुत हुआ है बजाय और क्वेश्चन। देखिए ये बोल रहा है के अनुदेश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर के अनुदेश एक मात्रक सदिश, तो ए वेक्टर के अनुदेश मान लिया कि मैंने एक मात्रक सदिश है बी वेक्टर, है ना। अपन को ये सवाल 2023 ये पूरक में पूछा गया है। इसके अपन को अगर एक मात्रक सदिश बोल रहा है, देखो मात्रक सदिश अगर बी वेक्टर के अनुदिश एक मात्रक सदिश है, तो आप याद रखना कि बी कैप इसका मैग्नीट्यूड लेने पे आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। क्या मिलेगा, एक मिलेगा। जब भी आपसे के अनुदिश या दिशा के साथ अगर मात्रक सदिश दिया जाता है तो आपको इसके अंदर ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सा सिंपल सा इसका परिमाण निकाल लीजिए और ए वेक्टर के अनुरूप ही हम बोल सकते हैं, ए वेक्टर के अनुरूप ही हम बोल सकते हैं कि इसका मात्रक सदिश हमें सिंपल सा पूछा गया है। तो आप जैसे मैं बता दूं कि बी कैप है उसका परिमाण एक आना चाहिए, तो बी कैप एक, सॉरी अपन नहीं, अपन इसमें बी कैप ना माने तो अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ये पूछ रहा है शायद ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। तो के अनुदिश मात्रक सदिश या है तो मैं ए ऐसे मान लूँ, और ये भी कैसा होगा, इसके जैसा ही होगा। होगा नहीं होगा भाई, के अनुदिश है वैसा की वैसा ही होगा। तो इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो ए वेक्टर क्या है, ये है 3, ये है जे, ये है 2 के। अब इसका नीचे क्या चल रहा है, परिमाण चल रहा है, निकाल लीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर के अनुदिश जो मात्रक सदिश है वो होगा बी वेक्टर टाइप। तो बी वेक्टर कैसा हो जाएगा हमारा, देखो ए कैप के जैसा। ए कैप में क्या आएगा, इधर देखो करके 3 पे स्क्वायर करना, फिर -1 पे स्क्वायर करना, फिर 2 पे स्क्वायर करना, तो क्या आ जाएगा 3i माइनस के जे 2 के। और नीचे कितना है जरा आप देखो, इसमें क्या कर सकते हैं, 9 + 1 + 4, 9 4 13 और 1 कितना हो जाएगा, और ये कितना है 3i - जे। अब मुझे तो सदिश के रूप में लिखना है ना, तो ऐसे लिखूंगा 3/√14i माइनस के 1/√14 जे प्लस के 2/√14 के। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो मात्रक सदिश टाइप में आ सकते हैं।
एक बार देख लेना भाई, मात्रक सदिश इस तरह से निकल जाता है 3i - j + 2k/में रूट, और मैंने इनको थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, दोनों तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देख लीजिए जरा क्या दे रखा है इसमें, अपन को दे रखा है ए सदिश बराबर किसके है, 2i + 5j और इसके, और बी सदिश ऐसे दे रखा है परस्पर लंबत सदिश हैं तो बी का वाई का मान ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे इसके अंदर अपन, ये भी पूरक में है, पूरक वाले पीछे पड़ गए भाई। ए वेक्टर बी वेक्टर लंबत है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट डॉट जीरो होना चाहिए। तो आप समझिए इसका मतलब ये है कि 2i + 5j - के 3k का डॉट प्रोडक्ट किससे करवाएंगे, 2i + yj - के 2k, और ये आना चाहिए बराबर में 0। तो करके देखो, 2 का 2 से कर सकते हैं, i.i होगा तो ये हो जाएगा 4, 5 का इससे करना तो कितना हो जाएगा 5y, और k का इससे करना तो प्लस का 3 दूनी 6 और बराबर 0। ये हो गया 5y, ये हो गया -के 10, समझ रहे हो ना। तो y बराबर -के 10 जब हम 5 करते हैं तो मुझे जो मान मिलता है वो कितना मिलता है, -के 2। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास जो y का मान ये पूछ रहा था वो हमारे पास आ जाता है -का 2। इस बार फिर दोबारा हम प्रक्षेपों के सवालों की ओर चलते हैं। तो देखो प्रक्षेपों वाले सवाल की ओर, राज 23 में फिर एक प्रक्षेप वाला सवाल कहा गया है। प्रक्षेप भी अपने अच्छे क्वेश्चन दे रहा है, दिमाग लगा के रखना। ये क्या कह रहा है, सदिश, इसको मैं बोलूंगा ए वेक्टर 3i + 2j का का इसको बोल रहा हूँ मैं बी वेक्टर, है ना। तो बी वेक्टर ये है 2i - 3j पर। अब समझो आप कैसे निकालेंगे प्रक्षेप ए का बी पर, तो ऐसे निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किस पर, बी पर वो नीचे। देखो पहले करेंगे हम इसका डॉट प्रोडक्ट, 3i + 2j का डॉट किससे करेंगे, 2i - 3j बटे में क्या हो जाएगा इसका परिमाण, यानी देखो अपन इसको बोलेंगे रूट के अंदर 2 का स्क्वायर -3 पे स्क्वायर। तो देखो 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 × 3 करेंगे तो -6 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा √13, तो उत्तर आ जाएगा 0। तो प्रक्षेप लंबाई क्या बताई जा रही है हमें, 0 बताई जा रही है। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा इस सवाल में 0 आंसर आता है। अब पता प्रक्षेप जब लंबाई है ना तो आप इसको मोड में लेना, ऋणात्मक आए तो भी आप इसको धनात्मक मोड, ये केस आपको देखना पड़ेगा। अब चलते हैं और सवालों पे। इसमें छोटे सवाल और एमसीक्यूज टाइप की भरमार रही है, हर साल कुछ ना कुछ तोड़ा फोड़ी वाले क्वेश्चंस रह ही रहे हैं। कितने हैं ये, रखते ही इसके अंदर प्रक्षेप हो गया, तो 4 डिराइव क्वेश्चन थे सारे, मुझे पता था कि इसके अंदर लगेगा टाइम। ओके यहाँ पे चलते हैं। देखो ये बोल रहा है i⁻2j + 4k है, तो i इनके बीच का कोण पूछा गया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर और ये वेक्टर है आपका बी वेक्टर। तो देखिए इनके बीच के कोण को किस तरह से निकालते हैं, मैंने आपको शॉर्ट बताया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, नीचे इनके मैग्नीट्यूड को अपन आराम से लिख देंगे। तो अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैं थोड़ा डायरेक्ट करने के मूड में हूँ, इसको देखो अपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, आई 2i, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखिए जरा इसमें क्या आ रहा है, 2 होने के बाद -2 का ये -6 हो जाएगा, 4 × 1 करना तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा देखो, रूट के अंदर 1 पे स्क्वायर -2 पे स्क्वायर फिर 4 पे स्क्वायर, फिर रूट के अंदर देखो क्या आ जाएगा अगला, यहाँ हो जाएगा 2 पे स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 पे स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 पे स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 6 -6 0, और इनके अंदर अब चाहिए कुछ भी आए तो हम क्या बोलेंगे, कुछ भी आए तो हम रिजल्ट बोलेंगे 0। तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर इनवर्स का सहारा ले लो, तो भाई π/2 जहाँ दिख जाए उसको चिपका लो भाई, π/2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पर तो एक नंबर का सवाल दिया है और डायरेक्ट आप उड़ा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, आपको देखो कैलकुलेशन तो करके देखनी पड़ती है इसके अंदर क्या आने वाला है। तो देखो कमाल की बात यही है भाई, कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर। 2023 के सवाल पे चलते हैं देखो अभी फिलहाल के लिए, और कोई सवाल हो तो देखो
फिर आया ना वापस ये, मैं आपको सर्किल बनवाया था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये फ्लो चलता है इसका, है ना। तो आई, देखो ये आई डॉट, अब ये क्या कह रहा है, J2K, तो J2K का मतलब क्या हो गया, J से K तो आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ये J, फिर क्या कह रहा है I2K, अब I2K का मतलब समझो आप पीछे की तरफ जा रहे हो आप, तो ये यानी सही नहीं होता, K2I तो फिर भी होता है, उसमें माइनस J करना। फिर आप जरा देखो यहाँ पे K, और फिर I से J जाते हो तो क्या आता है, K आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का एक, और इसमें क्या आ जाएगा, प्लस का एक, ये इससे कटेगा, मुझे एक उत्तर दिख रहा है इसमें का, ध्यान से देख लेना, इसमें आएगा आपके एक उत्तर आ जाएगा क्लियरली। अब देखिए जरा अपन चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, ये देखिए, ए मैग्नीट्यूड 10, बी 2 दे रखा है, ए डॉट बी बराबर 12 दे रखा है, तो ए क्रॉस बी का मान याद कीजिए। अच्छा सवाल है, 2022 में पूछा गया है ना, राज 2022 में पूछा गया है। बात समझने की कोशिश करना, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी, ये आपको 12 दे रखा है, तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, सबसे पहले ए डॉट बी को लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ये 12 है, ये कितना है 10 है, ये कितना है 2 है, और ये कितना है कॉस थीटा, और ये है 12। अब बताओ कैसे करूँ, 2 से काटा कितनी बार, 6 बार, फिर 2 से काटा ये हो गया 5, तो कॉस थीटा बराबर मेरे पास क्या आ जाता है, 3/5। सबसे बड़ी बात, कॉस थीटा 3/5 आ जाता है, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो सवाल देखो इसने क्या पूछा है, ए क्रॉस, काफ़ी अच्छा सवाल रहने वाला है, मैग्नीट्यूड ए मेरे पास है, मैग्नीट्यूड बी मेरे पास है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा, अब देखिए समझिए आप कि साइन थीटा, तो मेरे को कोस थीटा ये दे रखा है, कोस थीटा का मतलब समझने की कोशिश करना, आप सारा ज्ञान इसमें लगवा लिया इसने भाई, 3/5 यानी आधार बटे क्या होता है, ये कर्ण होता है, तो लंब हमारे पास इसमें 4 आएगा, तो साइन थीटा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 4/5 होगा, नहीं होगा, तो साइन थीटा का मान 4/5 हो जाएगा। मुझे इसका आंसर बताया, मैग्नीट्यूड एक 10 हो गया, 2 हो गया, साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, मैं कर देता हूँ 4/5। तो देखो आंसर का भी तरीका देखना होता है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि देखो क्वेश्चन का लेवल देखो आपने, जो जिस तरह से इसने हमसे पूछा है, इसका आप लेवल देखिए कि इसको हमें आंसर बताना है, तो हमारे पास सिस्टम ही फेल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इसका अपन आंसर निकालेंगे तो इसके आंसर का वेरिएंट देखिए, अगर यहाँ पे मैं एन कैप का मान, अगर मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से करता हूँ, तो मेरे पास एक एन कैप का मान और लाना पड़ेगा, एन कैप का मान कब निकालेंगे, एन कैप का मान पहले ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, सवाल मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा इस हिसाब से। तो सवाल देखो, वैसे तो उत्तर इसमें आएंगे 16, और मेरे भी आ रहे हैं 16, मैं आपको बता दूं, तो मैंने तो खींचा है ये शॉर्ट तरीका, और शॉर्ट तरीके से देखो ये हो जाता है अपने पास 16, पर इसका ऑथेंटिक तरीका क्या है जो राजस्थान बोर्ड में आपको करना पड़ेगा, 16 तो मेरा आ रहा है उत्तर। ऑथेंटिक तरीके लिए आपको इसके अंदर एक डेफिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके सहारे आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपको एक डेफिनेशन और बता देता हूँ जिस बेस पे आप इसको करते हैं, ए क्रॉस बी को आप इस पे करते हैं। तो सबसे पहले जब ए क्रॉस बी पूछा है तो देखो करना क्या होता है, इस सवाल को आप इस तरह से भी कर सकते हो, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ इसको। ये पूछा है आपसे ए क्रॉस बी, है ना, सामान्यतः इसको बोलते हैं ए बी, नियम से देखो, नियम से क्या होता है, ये चीज़ होती है। मैंने कहा मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, बहुत खुशी की बात है अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हो, है? इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इधर, ये पहले से ही था, ये साइन थीटा, ये एन कैप, ये भाई साहब आज़ाद हो जाते हैं। अब मेरे पास सीन बन जाता है ये वाला, और आप अच्छे से जानते हो ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको बात बता दूं कि स्क्वायर नहीं करोगे तब तक ये सिंपल नहीं हो सकता, तो हमने क्या बोल दिया, दोनों तरफ स्क्वायर ले ली, ये चीज़ ऐसे बन जाती है, ठीक है, फिर तो कर दिया। अब आप देखिए किसी भी चीज़ के स्क्वायर को उसे सिंपल रोटेशन में भी कर सकते हैं अपन। अब इसका स्क्वायर हुआ है, तो सोचो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और
बी का स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा ये अपने कन्फ्यूजन वाला इसलिए रहने वाला है क्योंकि इसमें भी आप जिस तरह से इसको अप्लाई करोगे तो इसमें भी आपको यही दिक्कत है, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है ना, ए डॉट बी का। अपन जब इसके अंदर करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ए आ रहा है, बी आ रहा है। अब हमारे पास कोस थीटा दे रखा है हमने, क्योंकि निकाला है जो क्या निकाला है, कोस थीटा निकाला है ना, और ये क्या आ रहा है अपने पास, साइन थीटा आ रहा है। तो देखो अपन इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसको और चेंज कर लेते हैं। अपन एक काम करें, थोड़ा इसको आगे भगाने से पहले हम एक काम कर रहे हैं, इसको और चेंज करेंगे। कहाँ कहाँ भग गए, ले लीजिए। थोड़ा बड़ा तो होगा पर ठीक हो जाएगा। काम और कर सकते थे। कैसे, इसको ऐसे ना लिख करके थोड़ा ऐसे लिख दो, सही रहेगा ये थोड़ा। आप जब यहाँ कर रहे थे तो इसके अंदर अपन ये नहीं कह सकते थे क्या, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी का स्क्वायर हुआ है, ये लो, इसी का स्क्वायर हुआ है। अब चीज़ें देख लो क्या क्या आएंगी। ये आपका ऐसे आ गया, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर कर दो 100 हो गया, बी का स्क्वायर कर दो कितना है 4 हो गया, 400 तो यही हो गए भाई, 400 ये हो गए। अब कॉस थीटा का मान कितना होता है उसको देखो, 1 साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 400 माइनस के 400 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा को और निकाल दीजिए, कितना आएगा 3/9/25। अब काट लो इसको, देखो पचम 25, 5 8 40 80, 5 से काटा 16 बार, तो 400 में से 16 नाम कितने होते हैं 144। आप इसके अंदर से लेस करिए, 144 6 150 है ना, 44 और 6 तो ये, और 50 200 200 250 256 हो जाएंगे। 256 हो जाएंगे तो ए क्रॉस बी का अगर आप निकालोगे तो 256 का क्या करोगे, ये तो 16 आ जाएगा। देखो अपना भी तरीका मस्त है, आराम से आ गया, मुझे लगा ये बड़ा ज़्यादा हो गया, तो आप इसको आराम से देख सकते हो। बाकी का सवाल तो मैं इसलिए कह सकता हूँ अच्छा और डेंजरस है कि बच्चों की खोपड़ी चकरा जाएगी, क्योंकि जो है ना किताब में जो होते हैं ना उनसे डिफरेंट। अब देखो इसी दौर में मैं एक बहुत ओल्ड क्वेश्चन और लेके आया हूँ जो कि डिफरेंट है, सीधा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तरीका समझना किसी न किसी रूप में आपके ऊपर हावी हो सकता है। देखो दो इकाई सदिश हैं, ए कैप और बी कैप। तो आप पहली बात तो समझदारी यहाँ पे दिखाइए, इकाई सदिश का मतलब तो यही होता है कि इनके जो परिमाण है वो क्या हो जाएंगे, एक। आ जाइए, इनके मध्य कौन है थीटा, और कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, ये देखिए आप तो 1/2 a+b। तो इस पे टारगेट करना अंदर वाले पे, ये इन्होंने कर ही दिया है। तो आपको जो अंदर वाला होता है ना, जब भी अगर ऐसे सवाल आते हैं सिद्ध कीजिए कि फलाना, तो सिद्ध करो में ही देखा करो क्या है। तो आपने क्या क्या पकड़ लिया इसके अंदर, ए कैप प्लस बी कैप ये दे रखा था। तो सीधा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कि जब तक कॉस स्क्वायर नहीं होगा तब, देखो सुनो, जब तक आप इसका स्क्वायर नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसमें करना क्या होता है, आपको एक सीधा सिंपल सी चीज़ याद करके जानी है, सिद्ध करो में जो चीज़ है उसको उठा के लाओगे और उसका स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे, उसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होगा, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 2 रहेगा। और इसको कैसे लिखेंगे हम, ए डॉट बी की तरह खोल लो, है तो सदिश ही ए डॉट बी की तरह, ए वेक्टर बी वेक्टर इनके मैग्नीट्यूड, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। तो वही काम किया है। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक होता है। तो इन दोनों का मतलब तो क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉमन लेकर के 1 + कॉस थीटा। अब बेटा फॉर्मूलों का लफड़ा है वो देखना पड़ेगा। देखो कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता क्या है उसको देखेंगे अपन। देखो कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो 1 + कॉस टू थीटा क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया है और अंदर आ रहा है 4 कॉस। अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ सिंगल है, यानी क्या हो रहा है, इसका आधा हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे रख देता हूँ तो बताओ, एक थीटा रख देता हूँ तो इसका आधा क्या हो जाएगा, थीटा/2। तो यही इसके अंदर यूज़ किया है। इस वाले की जगह आपको लिखना है क्या आ रहा है इसका, 2 cos² थीटा/2। तो ये गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 cos² थीटा/2। देखो a+b का होल स्क्वायर हमारे पास 4 cos² थीटा/2। तो मैं आपसे यूँ कह दूँ कि मेरे को चाहिए a+b
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos θ/2। और अगर मैं यहाँ से सिर्फ ओनली cos θ/2 निकालूं तो 1/2 ये पूरे जुगाड़ पे क्या आ जाएगा, हाफ लग जाएगा। तो इस तरह से हमारी चीज़ यहाँ पे ये बन जाती है। इसी तरह से देखो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं है ना, त्रिभुज की भुजाएं, इसको तो मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर है और ये वाली क्या हो जाएगी हमारी बी वेक्टर हो जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। आई का गुणांक इसका ले 1 2 2 हो जाएगा, 3 - 2 और फिर क्या था, ये थोड़ा सा मिस्टेक भरा है क्योंकि सवाल कुछ कह रहा है और यहाँ पे कुछ वैल्यू है, तो इसको तो आप करना 1, तो यहाँ पे ये 1 चलेगा। ये गलत लिख दिया था यहाँ पे, वहाँ देख लीजिए आप, सही दे रखा है। अब देखिए इनका जब अपन करते हैं ना तो 2 4 2 6 आई हो जाएगा, फिर देखो 1 और माइनस का 6 तो 5 हो जाएगा। फिर ये देखो कितना आ रहा है, अच्छा क्या बता दिया ये, अच्छा ये वाला, तो 1 माइनस के 6, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 1 - 6 तो माइनस का 5 आ रहा था मेरे पास, यहाँ पे क्या लग रहा है मुझे माइनस का 5, और एक पहले से होता है जय पे तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 8 क्या आ रहा है, करोगे जब इनको तो 36 25 और 64 जोड़ोगे तो 64 36 100 125, इसको बोलते हैं 5√5। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 और 1 × b, तो 1/2 5√5 जो आया इसको रखेंगे तो 5/2√5 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए, मजबूरी थी मेरी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन रखना, क्योंकि अगर मैं करता रहूं तो ऐसे 1 शॉट नहीं 2 शॉट 3 शॉट हो जाएंगे ये, तो इसलिए थोड़ा ज़रूरी था। अब ये बोल रहा है इनका क्रॉस करना है, मान निकालो, तो आप घबराते क्यों, आप तो इनको ऐसे लिखो ना, सीधी सी बात है, वही काम अपना, आई कैप जे कैप के कैप, 2 - 3 और 4 हो जाएगा, 3 4 - 4 हो जाएगा, कर लेना। माइनस का 12 प्लस 12 हो जाएगा, माइनस का 16 माइनस का 4 आई आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे -8 और -12 20 + 20 जो हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौका 8 और -9 17 17 के हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुणा हो गया है। ये क्या बोल रहा है, इनका परिमाण निकालो। देखो यार कितना अच्छा सवाल दिया है इन्होंने, बताओ इसका परिमाण निकालने में दिक्कत किसको आएगी। 1/3 स्क्वायर करना, इधर भी स्क्वायर करना, इधर भी स्क्वायर करना, कुल मिला करके 3/3, तो उत्तर आएगा कितना 1। ये जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तभी मैंने इसके अंदर ये वाला सवाल डेमो में लिया था खुद से ही कि ऐसे सवाल बनते रहते हैं, और बना दिया भाई ने 2022 में, इसको बना दिया 2022 में, ये 22 में सवाल बना दिए गए। देखो अच्छा दिया, मतलब पेपर तो 22 वाले ने। इसने पूछा है इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो, तो मैं तो सीधी सी बात जानूँ, मात्रक सदिश ऐसे करेंगे, एक बार तो सदिश को आप ऐसे ही लिख लेना, और उसके बाद बताओ आप क्या करोगे, ऑप्शंस दिए ना इसने तो इसके बाद क्या करोगे आप, इसमें इनका क्या करना, 2 पे स्क्वायर कर देना, -2 पे, फिर 3 पे स्क्वायर कर देना, और फिर माइनस का 1 पे स्क्वायर कर देना। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2i 3j माइनस का k बटे 4 9 13 और 1 14, √14 वाला गेम चलेगा। तो देखो इनको अलग अलग भी ऐसे कर सकते हो, -2/√14i कर देना, 3/√14j कर देना, और 1/√14 यहाँ पे कर देना k। कौन से में मिल रहा है भाई, है? ये वाला मिल रहा है, देख लेना आप कौन सा मिल रहा है, दय मिल रहा है, x मिल रहा है, कौन सा आ रहा है, कल दय ही आ रहा है भाई। लगभग 19 20 21 22 तक के क्वेश्चन अपन ने क्वेरी करे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे मैंने कर दिए हैं, इसमें हो सकता है कुछ रह जाए। देखो 2012 में, वाह कितना मस्त लिखा हुआ है, देखो ये भी कमाल है साहब, टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया है इसमें, ऐसा नहीं है कि साहब प्योरली अपन नहीं कलेक्ट करें, क्योंकि टाइम ही इतना नहीं था, कम टाइम में करना है तो टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ता है। और कुछ इसी पे स्पेसिफिक कुछ रिपीटर्स हैं, गाइड हैं, उनका भी सहयोग रहता है थोड़ा, कि वहाँ से अपने चीज़ें फटाफट फटाफट अपन को इकट्ठी मिल जाती है, कलेक्ट मिल जाती है, जोड़नी पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है बस, है ना। तो आपको तो क्या है कि मोस्टली देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, इसलिए ऐसा। तो मैं कई बार परेशान हो चुका हूँ, मैं बच्चों से कहता हूँ शुरू में आप इसको ही दिमाग में रखो ना तो काम आसान होता है, क्या करते आए हो आप, इसको a² - b², अब देखो यहाँ पे कौन है, एक्स है, अब इसको x² - a² नहीं करने का, इसको ऐसे करेंगे अब, मैग्नीट्यूड पे x पे स्क्वायर, इसमें ऐसे बराबर 80, इसको हम ऐसे करेंगे। अब ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो आपको पता होना चाहिए ए वेक्टर का परिमाण 1 होगा, तो यहाँ से देखिए इसको आप ऐसे करना, 1 ये 81, पहले भी आ चुका है सवाल, करा चुका हूँ, शुरू शुरू में कराया था। तो यहाँ पे जो ये x आएगा ना, ये 9 कर ना, आप तो कहीं तो दे रखा होगा इसका आंसर, 9 ही दे रखा है, देखो है ना, बढ़िया सवाल। चलो
2012 के अंदर क्या बोला है, ए क्रॉस बी निकालिए, बहुत अच्छी बात है। आई कैप जे कैप के कैप करे, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, गुणांक ले लो, 3 है, 5 है और माइनस 2 है। अब इसको अपन को क्या करना है, क्रॉस। बड़े आराम से देखो किया हुआ है इसने। आई कैप पीछे लगा लो चाहे आगे लगा लो, कोई फर्क नहीं है। -2 और -15 हो गए, ये माइनस आता ही है तो 2 दूनी 4, -4 माइनस, अच्छा 9, 13 + 13 हो गया और 7 क्या हो गया। बड़ा आलीशान तरीका, 12 आ जाएगा। ऐसे काफ़ी सवाल अपन कर चुके हैं। अब देखिए 28 पे, 2012 और 15 में ये आ चुका है भाई। ए वेक्टर ऐसा दे रखा है, फिर साथ में बी वेक्टर ऐसा है, सी वेक्टर खा गया गया, देखना पड़ेगा क्या है। 3i प्लस व्हाट इज दिस, अच्छा सी पर लंब है तो ये मैं करा चुका हूँ। ये वाला आपका रिपीटेड है, ये करवाया है। लैम्डा बराबर 8 मान आ रहा है, ये पहले भी करा चुका हूँ, वहाँ से देख लेना आप, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। चलते हैं अगले पे। ये क्या बोल रहा है देखो, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो सीधी सी बात है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो फिर, तो जो भी लफड़ा है उसको। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे तो 3 में 1 जोड़ो 4 हो जाएगा, 2 ये भी 4 जे हो जाएंगे, फिर 0 के हो जाएंगे। इस वेक्टर को एक नया नाम दे देना कुछ भी, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया सी वेक्टर। फिर निकालते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो देखो ये कितना हो जाएगा, घटा लो इसमें से, 3 में से 1 गए तो 2 आ जाएंगे, फिर 2 में से 2 गए तो 0 आ जाएंगे, फिर 2 में से 2 घटाओगे तो 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस वेक्टर को बोल देना डी वेक्टर की लंबवत दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर बी वेक्टर की लंबवत दिशा में मात्रक सदिश, तो देखो खतरी क्वेश्चन क्यों है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सी वेक्टर और डी वेक्टर की लंबवत दिशा में मात्रक सदिश जब भी निकलता है ना, तो सबसे पहले तो आप उनका क्रॉस करिए। ये क्रॉस करते हैं तो ये एन वेक्टर टाइप की चीज़ आएगी। क्या आएगी, एन वेक्टर टाइप की चीज़ आएगी। और एन वेक्टर टाइप की चीज़ आएगी ना, तो इसका मात्रक सदिश पूछ रहा है। ये मात्रक सदिश का मतलब होता है एन कैप पूछ रहा है, तो एन वेक्टर पे अपन किसका, एन वेक्टर के परिमाण का भाग लगा देंगे। तो सबसे पहली बात तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई जे के। तो हमें देखो ये डिटरमिनेंट जो मैं बना रहा हूँ इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। 204, और देखो इसको सोल्व करके भाई साहब ने बताया है हमें इतना आ रहा है, 16i माइनस के 16j माइनस के 8k, ये आ रहा है। तो इसका मैंने परिमाण भी निकलवा लिया, 16 पे स्क्वायर माइनस 16 पे स्क्वायर माइनस 8 पे स्क्वायर। तकरीबन हमारा रिजल्ट एकदम अप टू डेट है। तो ये हमारा वेक्टर तो आता है 16i माइनस के 16j माइनस के 8k, और इसका जो परिमाण आता है नीचे वो कितना आता है, 24,576, जिसको हम बोलते हैं चॉइस। तो 16i माइनस के 16j माइनस के 8k, ये आता है चॉइस। तो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर से 8 कॉमन ले लिया, तो 8 दूनी 16, 2i 2j और माइनस का k आ जाएगा, नीचे आ जाएगा चॉइस। इससे इसको काटोगे 3 बार, तो देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो अपने आप आ जाएगी। अब बताया आपको कि एन कैप जो होता है ना वो भी प्लस माइनस हो सकता है, ये हमें थोड़ी ना पता है किस तरह से है। तो यहाँ पे एक बार प्लस माइनस का साइन और लगा दिया जाता है, तो उत्तर हो जाता है हमारा ये। अब देख लीजिए दो कोणों से रिलेटेड और क्वेश्चन है, लगभग बस। तो भाई आज के लिए तो बहुत हो गया ये। देखो एक अब साइन थीटा के बारे में दिया गया है, तो घबराने का नहीं रहे, सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया इसकी आरएचएस को पकड़ो, आरएचएस में से कार मिलेगा आपको, ये इसका स्क्वायर कर देना। जब इसका स्क्वायर करोगे तो देखो इसमें स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए वेक्ट इसका स्क्वायर करोगे है ना, क्या कर दिए यूं ही क्या कर रहा है, ये होगा, ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा ऐसे। तो देखो इसका कितना कर देंगे, इकाई है तो इकाई सदिश है ना, तो ये देखो पहले से ही बोला हुआ है, इसका भी 1 है और इस वाले का भी 1 है। तो यहाँ पे ये भी 1, ये भी 1 और ये 2, ये कैसे हो जाएंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड खोल देना वेक्टर वाले फॉर्मूले से, तो ए वेक्टर कॉस थीटा आता है। क्या आता है भाई, कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा लगा देना। देखो ये हो गया 2, माइनस का इसका भी मान 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा। देख लो किस में आया, कौन सा ईयर है, 2013 में आया। मैं अच्छा मानता हूँ ये सवाल चुप गया है, अभी आ सकता है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना। अब 1 माइनस कॉस थीटा किसी का फॉर्मूला है, सीधा बोला था कि रट लो बेटा, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो ये फॉर्मूला है किसका, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का, तो मैंने पिछले सवाल में एक्सप्लेन करा है, निकाला भी है, तो ये हमारे पास ये आ जाता है।
और इसके बराबर में कौन चल रहा है साहब, बराबर में चल रहा है ये इस तरह से। अब इसका मैं जब स्क्वायर करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 2 sin θ/2 और ये हो जाएगा a कैप माइनस बी कैप। तो यहाँ से देखो sin θ/2 का जो आंसर आएगा 1/2 a माइनस बी हो जाएगा। देख सकते हैं आप इसको आसानी से, ठीक है। वही वहाँ पे इसने सोल्व कर रखा है, नीचे तक है, नीचे तक नहीं, ये रहा यहाँ तक, यहाँ आ गया, ठीक है। सिद्ध कीजिएगी। अच्छा वाह भाई वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। 2013 में ये सवाल पूछा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो ये कोशिश करें समझने की कि इसको ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है। देखो मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, साइन थीटा और एन कैप, फिर स्क्वायर है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और एन कैप इकाई सदिश होता है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपको क्या बनने वाली हैं वो चीज़ सोचनी है। तो चीज़ें आपके पास ये आ जाएंगी सीधी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसके स्क्वायर को करने से मुझे मिलेगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब सुन लीजिए जरा, इस तरह की फॉर्मेशन दे रखी है, एक तो कॉसी-स्वार्ट्ज टाइप का केस है ये, उसको देखना आप। मेनली मैं कह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा को लुप्त कर देना आप, तो इनको ऐसे ही रहने दो, इसको लिख देना 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनको आप जब गुणा करोगे ना, तो ये एग्जाम्पल टाइप का केस है, देख लेना आप इसको, एग्जाम्पल में होगा शायद। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए बी और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या चल रहा था, इनके स्क्वायर चल रहा था ना दोनों के, तो ये स्क्वायर यहाँ भी चल रहा है, तो ये स्क्वायर यहाँ भी था, यहाँ भी था। तो देखो हमारे पास रिजल्टेंट सीधा बन जाएगा, ये ए पे स्क्वायर है, ये वाला किस पे, बी पे स्क्वायर है, माइनस, और ये भी कॉस कॉस थीटा का स्क्वायर ही है, तो इसको लिख देना ए डॉट बी पे स्क्वायर। बिकॉज बिकॉज आप सीधा कह सकते हो कि जो ए डॉट बी होता है उसको हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, और अगर इसी का कोई हमें स्क्वायर दे दे तो ये सारी चीज़ें भी किस में चलेंगी, स्क्वायर में चलेंगी मोस्टली। तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ये लीजिए साहब, पूरक परीक्षा में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, क्या बोल रहा है, पी और क्यू को मिलाने वाले सदिशों का मध्य बिंदु आर का स्थिर सदिश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको ओपी वेक्टर आना चाहिए। ओपी वेक्टर हो जाएगा 2i 3j 4k, और ओ क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा भाई इसमें, 4i 1j 2k आ गया। तो ओपी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर निकाल लोगे तो बहुत आसान है। देखो आप इसको बोल सकते हो ए वेक्टर है, इसको बोल सकते हो बी वेक्टर है, तो आर वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2, तो वही काम कर रहा है। दोनों को जोड़ा कितना आया 3, दोनों को जोड़ा कितना आया जे, दोनों को जोड़ा कितना आया के, भाग 2। देखो इसके अंदर आप भाग भी लगा सकते हो और रिजल्टेंट भी देख सकते हो। और एक कहाँ गया यार, मैं कहाँ इस किसको जोड़ गया, सॉरी मैं किसी रॉन्ग क्वेश्चन पे एंटर हो गया, इसको छोड़ो, ये नहीं है, ये इधर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6i, फिर कितना आ जाएगा 4j, फिर कितना आ जाएगा 2k, भाग लगाना है 2 का, तो 3i 2j और k हमारे पास आंसर बन जाता है। अब एक सवाल और दे रखा है, देखो इधर यहाँ पे, यदि i माइनस के 2j इतना है, b इतना है, तो ए बी, ये तो बहुत आसान है। नाम देखो b, तो b के पोजीशन वेक्टर में से a का पोजीशन वेक्टर घटाना है। 2 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा i, 3 में से 2 घटाओगे तो हो जाएंगे 5j, फिर 4 माइनस 4 में से 3 घटाओगे तो माइनस के 7k, तो ये उत्तर आ गया। ये तो आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दे दी हैं आपको, पूरक परीक्षा 2003 में पूछा गया, संलग्न भुजाएं दी हैं, बड़ा खुश हुआ मैं। इसमें मैं करूँगा ए वेक्टर और इस वाले को बोलूँगा मैं बी वेक्टर। अब देख लीजिए ज़रा कि हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा दिमाग इसके अंदर नहीं लगाना है, हमें सीधा ये करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, मतलब क्या दे दिया, विकर्ण कहाँ आ गए, कौन सा सवाल आ गया ये, ठीक, ओके। 2 माइनस 4 और 5 ये कर रखा, 1 माइनस 2 और माइनस का 3 ये है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 और 10 22 ये हो जाएंगे।
दो तिया माइनस के 6 और माइनस 5 प्लस 11 जे हो जाएंगे, 0 के हो जाएंगे। तो जब इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है निकालने का एक वैदिक मेथड है, 2 का करो 4, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 कर दो, फिर 4 कर दो। जाऊंगा ना थोड़ी बहुत देर में। कितने बज गए, 9 बज गए। हाँ निकलूंगा थोड़ी बहुत देर में, 5-7 मिनट में ही। तो 400 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 484 जब ये अपने पास बन रहा है, देखो क्या हो गया, 11 121 हो रहा है साहब। 11 का कितना होता है 121, जोड़ो 5 10 और 4 5 2 6 605 21। तो ये आ जाएगा अपने पास 121 गुणा 5 करेंगे तो 11√5। 11√5 हमारे पास आ जाएगा। तो इसका जब परिमाण निकाल लिया है तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है 11√5 स्क्वायर यूनिट, ये हमारे पास हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देख लीजिए जरा क्या दे दिया ये सवाल थोड़ा सा भाइयों ऊट पटांग है, ये जाना क्या है, आधा अधूरा सा सवाल रह गया। क्या चीज दी, विकर्ण उभी ए प्लस उसी, व्हाट इज दिस। तो भाई लोगों ये कोई कॉन्सेप्ट है, आधा अधूरा रह गया, मुझे भी नहीं पता क्या था इसके आगे पीछे। तो देखिए मैंने जितनी कोशिश है इसके अंदर आपको हार्ड एंड फास्ट समझाने की कोशिश की है, फिर भी अपन इसी तरह से अगर रिपीटेड क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मिलते रहेंगे। जितना मुझसे बनेगा मैं कराऊंगा, हम और हमारी टीम आपके साथ है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई दिक्कत रहती है तो आप पर्सनल कमेंट्स में डाल भी सकते हो कि साहब इस चैप्टर में विशेष प्रॉब्लम है या फिर कोई दिक्कत है, तो मैं कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे से समझा सकता हूँ। मेरे पास दो ही चॉइस हैं, या तो मैं डीपली कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूँ तो आप एग्ज़ाम कवर करो, या मैं रिपीटेड करा दूँ। तो मैंने उसका मध्यम स्तर चुना है कि वन लाइनर कॉन्सेप्ट ले लेते हैं और ये ले लेते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन। तो कुछ तो थोड़ा बहुत सारा लगता ही है, एक बार हल्का सा रिवाइज हो जाता है देखने से। फिर मिलते हैं, देखते हैं।